नमस्कार दोस्तों। लॉयंस क्लब न्यू दिल्ली अलकनंदा की वेबिनार सीरीज सवाई फेयर में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं आपका दोस्त और इस वेबिनार का होस्ट सीए लॉयंस सीए अदीप पीर जैन आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता है। फ्रेंड्स, करीब 5 साल पहले लॉयंस क्लब न्यू दिल्ली अलकनंदा ने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अपनी ये वेबिनार सीरीज सवाई फेयर स्टार्ट करी थी। और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस सीरीज के अंदर हम लोग आज भी कई सारे वेबिनार्स करते हैं और जो हॉट टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर हम अपने वेबिनार करते हैं। इस कड़ी में आज हम एक वेबिनार करने जा रहे हैं जो कि एक हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने प्लान किया है। जो लॉयन मेंबर्स वेबिनार में जुड़े हैं उनको पता होगा कि हमारा लॉयंस इंटरनेशनल इस हफ्ते ग्लोबल सर्विस वीक ऑन हंगर बनाने जा रहा है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के करीब 60 क्लबों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं उन सभी क्लबों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी सीरीज में हमारा क्लब लॉयंस क्लब न्यू दिल्ली अलकनंदा भी कंटिन्यूसली 3 जनवरी से डेली कोई ना कोई प्रोजेक्ट हंगर से रिलेटेड कर रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम डिस्ट्रिक्ट के प्लेटफॉर्म पे और अपने क्लब के प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करते जा रहे हैं। इसी सीरीज में हम लोगों ने आज ये एक वेबिनार की कल्पना करी कि किस तरीके से हम हंगर टू हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। मैं इसी कड़ी के अंदर अब अपने क्लब के डायनामिक प्रेसिडेंट लॉयन अभिषेक जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज आए और हमारी इस वेबिनार को एड्रेस करें। वेलकम अभिषेक जी। थैंक यू अदीप भैया। और आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। सर्दी की हम इवनिंग की तरफ जा रहे हैं और बड़ी अच्छी ठंड है। और जब हमें मौका मिले हमारे ऐसे स्पीकर से सुनने का जो हमें ये बता रहे हैं कि खाना खुशबूदार होगा, वो तो नो डाउट है क्योंकि हमारी लेडीज भी जुड़ी हुई हैं, पर वो पौष्टिक भी हो जिससे हमें सेहत भरपूर मिले, तो वो सोने पे सुहागा होगा हम सभी के लिए। हमारे साथ में कई डॉक्टर्स हैं और हम वी आर रियली प्रिविलेज्ड कि हम सराउंडिंग है डॉक्टर से, तो हमें अच्छी सलाह मिलती रहती है। चंचल पाल मैम भी हमारे साथ हैं, हमारे पास प्रेसिडेंट भी हैं, अदीप भैया हैं, सभी लॉयल लेडीज हैं, बेला भाभी, सभी रीचा भाभी, वनीता जी, हरीश सर, भीमसेन सर, और हमारे धन्यवाद देना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ओंकार सिंह रेणु जी का, जो हम उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। टीएमसी हमारी नलिनी शर्मा जी, थैंक यू। प्रतिभा अग्रवाल जी, वीडी जी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पूनम गोयल जी का भी, जिन्होंने जो श्री राधे के अभी प्रेसिडेंट है। मैं सभी जो यहाँ पे उपस्थित है सबका नाम मैं नहीं ले सकता। पूनम जी नमस्कार, अभी आप प्रॉपरली विजिबल हैं। और बाकी देखो वीडियो ऑन रहेगा तो हम बीच बीच में नाम लेते रहेंगे, ये तो स्वाभाविक है। और इस पूरे सोविनियर के सूत्रधार जिनको हम कभी भी आ, कोई भी काम के लिए जब हम जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वो बखूबी वो पूरी करते हैं। आपको रेस्पेक्टेड लोयन नवीन सादा जी को मेरा सादर नमन और नमस्कार। आपकी वजह से हम सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ क्योंकि सभी निधि जी को सुनने यहाँ पे उपस्थित हैं, और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि हम सब ना केवल सुनेंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जेके जैन भाई साहब नमस्कार आपको भी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस केवल ये कहूंगा अलकनंदा एक फैमिली की तरीके से है। हमारा लोयंस क्लब दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा है, और आप देखेंगे किस तरीके से लोयंस आपस में जुड़े हुए हैं। अलग अलग क्लब से हमारे अध्यक्षा पूनम गोयल जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। सभी इसी तरीके से हम एक फेलोशिप की भावना रखते हैं और आपस में जुड़ते हैं, ताकि जब भी किसी को जरूरत हो, वैसे जरूरत महसूस ही ना हो, बट स्टिल हम सब, और यही हमारा मोटो रहता है, वी सर्व। जहां पे हमें जरूरत है वहां पे लोयन खड़ा है। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। ओवर टू यू अदीप भैया। धन्यवाद अभिषेक जी। दोस्तों, हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट 321A1 के गवर्नर लॉयन ओंकार सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। वो एक बहुत ही मधुर भाषी पर्सन हैं और 60 क्लबों के अराउंड 1800 लॉयन मेंबर को उन्होंने एक परिवार की तरह एक पिरो रखा है और हमेशा हर क्लब के हर प्रोजेक्ट के अंदर वो अपना प्रेजेंस इंश्योर करते हैं। अभी भी दोस्तों वो पलवल क्लब के एक फंक्शन से वापस दिल्ली आ रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर है ओंकार जी, तो प्लीज आप भी एक बार आइए और अपना हमारे व्यूवर से जो है एड्रेस कीजिए। ओंकार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। Thank you. Thank you. Thank you, Loinadeep Singh, Ravdeep Janji, or I'd like to appreciate the initiative of Lions Club Alkananda, and President Abhishek Janji
You have thought of wonderful idea. जैसे हमारे इस समय we are working on a mission of global hunger week मना रहे हैं, तो to the last day, और आज आपने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया for hunger to health. Is a very good issue you taken up, because जो आज का जो बच्चों का जो आज का जो खाना पीना है वो इट इज नॉट न्यूट्रिशन, जो हम खाने वैसे नहीं खाते हैं। तो इसमें आई अप्रिशिएट डॉक्टर निधि जायसवाल जी को, जो पीएचडी हैं, जो प्रोफेसर इन लेडी अरविंद कॉलेज में, आपने उनको इनवाइट किया है, एंड इट विल बी प्रिविलेज टू लिसन हर the ideas, the views, how we can motivate our younger generation also, ताकि वो स्वस्थ रहे और उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे। और यही मैं कामना करते हुए आई विश यू वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार के लिए बहुत बहुत मुबारक है आपको। थैंक यू। ओवर टू दीप जैन जी। धन्यवाद सर, आपकी आपकी प्रेजेंस, आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती है और इसीलिए हम लोगों को एक मोटिवेशन और एक एनकरेजमेंट मिलती है कुछ नया करने की। दीप भैया, संदीप, हमारे वीडीजी संदीप कुमार जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुरेंद्र बहेती जी हमारे पास प्रेसिडेंट है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ममता जी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो जुड़े हुए हैं, उनको भी धन्यवाद। अदीप भैया। थैंक यू अभिषेक जी। दोस्तों, मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ इस वेबिनार सीरीज के जनक हैं, बल्कि 33 साल पहले हमारे क्लब के चार्टर्ड मेंबर भी हैं। चार्टर्ड मेंबर का मतलब होता है दोस्तों कि जिसने इस क्लब को रूपरेखा दी, जिसने इस क्लब की संरचना करी कि वो किस तरीके से काम करेगा। तो लेट्स वेलकम लॉयन अरविंद शारदा जी, जिनसे हमेशा हम लोगों को कुछ सीखने को, कुछ प्रेरणा मिलती रहती है और हम सब से ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से वो काम करते हैं। वेलकम अरविंद जी। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को एड्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद अदीप जी। विषय का तो निधि जी बता देंगी। भोजन किस लिए किया जाता है? एक तो भूख का दुख न हो और प्राण शक्ति चेतना में रहे, यही कारण है भोजन का। संक्षेप में मैं उपनिषद से कह के फिर ओवर टू डॉक्टर चंचल पॉल। आहार 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, हितकर, रुचिकर और आसक्ति। तो जो सात्विक आहार है उसके अंदर भोजन के परिणाम पर दृष्टि पहले रहती है और खाना बाद में चुना जाता है। राजसिक में स्वाद पहले है और परिणाम दुख है, और तामसिक में भोजन की आसक्ति है। तो बहुत कुछ कहना नहीं है। हमारे यहाँ लंगर की प्रथा है और आज का विषय जो है एक परिपाटी रही है, भूख दूर हो, समता आए और हम सब भाईचारे के साथ रहें। आगे मैं ओवर टू अदीप जैन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। हाँ, आपकी प्रेरणा से ही ये सवाल फेयर की हमारी सीरीज आगे चल रही है और आगे हमें आशा है कि महीना, साल दर साल हम इसी तरीके से अपने वेबिनार इस सीरीज में आपकी मार्गदर्शन में करते रहेंगे। फ्रेंड्स, नाउ आई वांट टू इनवाइट आवर को कन्वीनर डॉक्टर चंचल पाल जी कि वो प्लीज आए और हमारे स्पीकर के बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं। वेलकम चंचल पाल जी। धन्यवाद अदीप जी। और मेरे को बहुत खुशी है कि हमारी वेबिनार सीरीज इस तरह से आगे बढ़ रही है। उसके लिए मैं आपका और अभिषेक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अरविंद जी और हमारे द्वारा चलाई गई ये प्रतिपाठी चल रही है। आज की हमारी स्पीकर डॉक्टर निधि जायसवाल के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। सबसे पहले वेलकम डॉक्टर निधि जायसवाल। डॉक्टर निधि जायसवाल पीएचडी हैं और एमएससी हैं, एमएससी एंड पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। She is right now Associate Professor, Department of Food and Nutrition and Food Technology, Lady Irwin College, University of Delhi. It's a very, very reputed college, and we are very happy that we have got somebody from there, of the cadre of Assistant Professor. Dr. Nidhi Jaiswal has been serving as an Assistant Professor in this department of the Lady Irving since 2014. She completed her MSc in Food and Nutrition from University of Allahabad in 2008
and earned PhD in 2014. The word earn is very important because PhD is not easy. Sometimes I feel it's more difficult than doing MBBS. And her topic was nutrition and biochemical studies in allium species. We like to know what allium species are from her. And she has so many accolades in her name, and including Junior Research Fellowship and Senior Research Fellowship awarded from the University Grant Commission. She has authorized and co-authorized numerous peer-reviewed scientific publications. The peer-reviewed scientific publications are very important. They are difficult. One has to be very good academically to get those, and has presented her research at various national and international conferences. She has also been awarded International Travel Scholarship by CSRI and ICMR for presenting her research abroad also. She is certified food and safety trainer and under the Food and Safety Standards Authority of India. That's a very good big recognition, Nidhi ji. Her professional contribution includes serving as a jury member for the National Olympic Association of India and working as a master trainer for the entrepreneurship of development of program under the Ministry of Food and Process Industry of Government of India. In her academic role, she has taught a large number of subjects, including normal nutrition, therapeutic nutrition, and institutional food management. I think the last one is very, very important, how the food comes to us. Her area of interest is clinical nutrition, food management, and nutritional biochemistry. With these words, I welcome Dr. Nidhi Jaiswal. I just come out of from the sun, so my vision was not so good. I'm now stationed back to my place, and I listen to her keenly. Welcome back. Welcome, Dr. Nidhi Jaiswal, for your presentation. Thank थैंक you. यू जिसलपाल। Thank अभी you 5 so मिनट much. पहले आप एक गाड़ी में बैठी हुई थी और 5 मिनट बाद आपने ड्राइंग रूम में बैठी हैं। ये एक मल्टीटास्किंग डॉक्टर की स्पेशलिटी होती है, और एक डॉक्टर ही एक डॉक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस टेक्निकल तरीके से आपने प्रेजेंट किया शायद कोई कॉमन आदमी उसको प्रेजेंट ना कर पाए। मैं डिस्ट्रिक्ट के सभी अपने रिस्पेक्टेड मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो जुड़े रहें। अभी हम अपना सेमिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनका जो तारुफ है, मुलाकात है, वो हम इस सेशन के बाद करना चाहेंगे। तो मैं निधि जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि निधि जी, नाउ द स्टेज इज योर्स। Thank you so much. I am truly honored today that I am presenting and giving you some of my nutritional knowledge to all of you. और जो आज का टॉपिक है मैं पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी मैम। आप प्लीज कंफर्म करेंगे whether are you जी। able to see the screen? Are you able to see the screen? हाँ sir? मैम, दिख रही है। अच्छा। Is it visible? जी मैम, विजिबल है। अच्छा। सो नमस्कार सभी को। मैं आज जो टॉपिक मैंने चुना है वेबिनार के टॉपिक को ध्यान में और ये फ्लायर को ध्यान में रखते हुए, वो है फ्रॉम हंगर टू हेल्थ एंश्योरिंग न्यूट्रिशियस अफोर्डेबल डाइट्स टू ऑल। मतलब भूख से स्वास्थ्य तक सभी के लिए पोषण युक्त और वहनीय आहार सुनिश्चित करना। तो ये आज की जो प्रेजेंटेशन है, ये इससे हमें क्या जानने को मिलेगा कि अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो भूख से हम अच्छे स्वास्थ्य की ओर जा सकते हैं। और हमें क्वांटिटी ऑफ फूड से तो मतलब है ही है कि कितना मात्रा में हम भोजन ले रहे हैं, बट उससे भी ज़रूरी है कि वो न्यूट्रिएंट रिच है कि नहीं। और ये भी फोकस करेगा आज का प्रेजेंटेशन कि स्वस्थ भोजन को वहनीय, सुलभ और टिकाऊ और समान रूप से उपलब्ध कैसे बनाया जाए। जैसे कि हमें पता है, सर शैल आई स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन नाउ? और एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं बहुत स्पीड में जाऊंगी तो डू लेट मी नो, क्योंकि जी मैम। कभी-कभी मैं अपने लेक्चर मोड में आ जाती हूँ। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू इट। हंगर, हंगर का अर्थ है कम समय या लंबे समय तक पर्याप्त भोजन ना मिलना, जिससे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है। और हिडन हंगर क्या है?
कि अगर हम खाना तो पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, बट हमारे खाने में या तो कोई विटामिन या तो कोई मिनरल, मतलब जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी कमी हो। और इन सब के कारण से हम कुपोषण से ग्रसित हो सकते हैं। इंडिया में कुपोषण, माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और ये 2 तरीके का है, अल्प पोषण, अति पोषण। मतलब खाने को जितना ज़रूरत है उसको कम खाने से अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है, या ज़रूरत से ज़्यादा खाने से अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन हो सकता है। और हेल्थ तभी अचीव हो पाएगी जब हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हमारी ग्रोथ को, इम्यूनिटी को, हमारी एफिशिएंसी को, वर्किंग कैपेसिटी को, मेंटल वेलबींग को, सबको अचीव करने में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। हमें जैसे कि पता है कि इंडिया में डबल बर्डन है, मतलब अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन है। उसकी वजह से बहुत सारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के जो इससे ग्रसित हैं, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, ओल्ड एज के लोग हों, या फिर ऐसे अंडर प्रिविलेज लोग हों जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत बिलो है। वो सब या तो अंडर न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन से फेस कर रहे हैं। अगर हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करें यानी कि अल्प पोषण, तो बच्चों में कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा देखा गया है, जहाँ पे बच्चों के जिस एज पे वो हाइट होनी चाहिए वो नहीं उनको मिल पाती, इसको स्टंटिंग कहते हैं, या फिर जिस एज में उनका वेट होना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता है, और आगे चलकर उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इफेक्ट करता है। इसी तरह अंडर न्यूट्रिशन से माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, और ओवर न्यूट्रिशन से मोटापा या ओबेसिटी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सिर्फ रखा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का क्या मतलब है। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए। जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों में तो रक्तौंधी हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बोन मिनरलाइजेशन नहीं हो पाता, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस या बोन के फ्रैक्चर होने लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एनीमिया को देखें तो उसके सिम्टम्स हैं कि जो भी लोग अनीमिया से ग्रसित हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, हेडेक होता है, रेस्टलेसनेस फील होती है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। इसी तरह हर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कुछ ना कुछ सिम्टम हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई है, और ये केवल और केवल पोषक तत्वों को भोजन में ना लेने से होती है। अब अभी तक हम बात कर रहे थे अंडर न्यूट्रिशन की। अगर हम देखें ओवर न्यूट्रिशन, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने की वजह से अगर हमें मोटापा हो जाता है, तो मोटापा खुद ही एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बाकी सारे डिजीजेस के लिए, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब असंचारी रोग, जिसमें हम डायबिटीज़ देखते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लड प्रेशर है, लिवर डिजीज़ है, कैंसर के रिस्क होते हैं, ये सब मोटापे की वजह से है। आज जो हमारी मेजरली वेबिनार में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, दे आर ऑफ द एज ऑफ 30 इयर्स और 35 और 40 इयर्स अबव, मीन्स ये या तो वो अडल्ट हैं या ओल्डर अडल्ट हैं। तो ये जो अडल्ट और ओल्डर अडल्ट हैं सबसे ज़्यादा, बिकॉज इंडिया अभी डायबिटिक कैपिटल होने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए। और इसी न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम एक दूसरे को सचेत कर सकते हैं कि हमें ये देखना है कि हमें मोटापा तो कम से कम ना हो ना पाए, हमारा वेट नियंत्रण है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, उसके निर्धारक क्या हैं? तो सबसे पहले भोजन हमें पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए। एक बार अवेलेबल हो गया तो कम से कम हमें वो आर्थिक रूप से हमारे पास पहुंच जाए। पहुंचने के बाद कम से कम हमारे अंदर इतनी एबिलिटी हो कि हम उस न्यूट्रिशियस फूड को खरीद पाएं, और फिर हम प्रॉपर उस फूड को प्रिपेयर करें, हाइजीन और सैनिटेशन के साथ प्रॉपर डाइटरी प्रैक्टिसेस फॉलो करें, और अल्टीमेटली ये जो हमें भोजन मिल रहा है, अफोर्ड हम कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, वो उसमें स्थिरता बनी रहे। मतलब समय के साथ बिना किसी झटके से
भोजन हमें नियंत्रण मिलता रहे, तब जाकर हम कुपोषण के से दूर हो सकते हैं। तो हम अब समझेंगे कि न्यूट्रिशियस डाइट क्या है। तो पोषित आहार क्या है? पोषित आहार वो है जिसमें हमें जितनी कैलोरीज चाहिए वो मिल जाए। हमें कितनी कैलोरीज चाहिए कौन डिसाइड करता है? ICMR, that is Indian Council of Medical Research, and NIN, that is National Institute of Nutrition, इन्होंने निर्धारित किया है कि किस एज ग्रुप को कितनी एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल लेना है, कितने अमाउंट में लेना है। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम न्यूट्रिशियस डाइट को अचीव करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उनके अकॉर्डिंग हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तो सही मात्रा में लेना है, और विटामिन्स और मिनरल्स जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इन्हें भी लेना है। बहुत सारे लोग एक ही तरीके का अनाज खाते हैं, या तो चावल ही चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, बाकी सारे आहार हैं, बहुत सारे अनाज हैं, मिलेट्स हैं जिनको हम नहीं खाते हैं। तो हमारी डाइट में विविधता होनी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम डाइटरी डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम फ्रूट्स भी ले रहे हैं तो हमें कई तरीके के फ्रूट्स खाने चाहिए, कई तरीके के वेजिटेबल्स खाने चाहिए, सो दैट हर एक फूड ग्रुप में, हर एक वेजिटेबल में, हर एक फ्रूट में, अनाज में कुछ ना कुछ अलग विटामिन, मिनरल, फंक्शनल फूड्स, कोई ना कोई ऐसा पोषक तत्व है जो हमारी ज़रूरतों को मीट अप करता है। और न्यूट्रिशियस डाइट वही है जो कल्चरली भी एक्सेप्टेबल हो, लोकली भी अवेलेबल हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो खाना महंगा है वही न्यूट्रिशियस है। जब हम न्यूट्रिशियस डाइट की बात करते हैं तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसको बैरियर की तरह इस रास्ते में बैरियर बनती हैं। वो है पॉवर्टी, या तो हमें खाना बिल्कुल मिल नहीं पा रहा है, या फिर हम स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन खाने का नहीं कर पा रहे हैं भोजन का, या फिर हमारी कुछ आदतें हैं जिन्हें हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है तो हमारे पास वो न्यूट्रिशन नॉलेज नहीं है। और आज के इस वेबिनार के थ्रू आई एम गिविंग न्यूट्रिशनल नॉलेज टू यू, सो दैट आगे चलकर आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को ये नॉलेज कुछ न कुछ दे पाए। आज हम जो कर रहे हैं वो एक तो एजुकेशन कर रहे हैं, प्लस हम बिहेवियर चेंज भी करना चाहते हैं। मतलब हमें पता तो है, बहुत सारे लोगों को पता है हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो हमारे बिहेवियर में आ जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आज की वेबिनार से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी बिहेवियर चेंज होता है तो मतलब कि हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिशन में, स्पेशली कि जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंडिया में गेहूँ और चावल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या कुछ सब्जियों में ध्यान दिया जाता है। पोटैटोज़ को ज़्यादा हम उसका होती है, तो हमें डाइवर्सिफिकेशन करना सेंट्रिक से बेटर है कि हम न्यूट्रिशन की तरफ जाएं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी हमें मिलेट्स के लिए, पल्सेस के लिए, डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए प्रमोट कर रही है। हम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं थ्रू किचन गार्डन्स, ताकि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन की ओर जाएं। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारी रणनीतियां हैं जिसके तहत खाद्य और पोषण सुरक्षा को हम सुधार सकते हैं। सबसे पहले जो भी खाना हमें मिल रहा है उसका प्रोडक्शन करना, उत्पादन, वितरण, कटाई के बाद जो नुकसान है उसको कैसे कम करें। उसके बाद में जैसे जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको हम प्रॉपर्ली फॉलो करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, हर एक परिवारजनों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए, फोर्टिफिकेशन हो। फोर्टिफिकेशन का एग्जांपल बहुत सरल सा है, सॉल्ट, जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, जो नमक हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, वो फोर्टिफाइड होता है किससे? आयोडीन से। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट भी अवेलेबल है जिसमें आयोडीन के साथ साथ आयरन भी अवेलेबल है। तो सप्लीमेंटेशन और फोर्टिफिकेशन हम अनुपूरण, दैट इज सप्लीमेंटेशन, हम अपने भोजन में कर सकते हैं, और डेफिशिएंसी से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। जितनी भी पोषण केंद्रित कल्याण योजनाएं हैं, हम उनको अच्छे तरीके से इंक्लूड करके बेटर हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। इसमें जो विमेन है हमारी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, महिलाओं का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल ये प्ले करते हैं खाना बनाने में, कुकिंग में, फीडिंग द फैमिली। इफ अ गर्ल
who is nutritionally educated, जिसको न्यूट्रिशन के बारे में पता है, जब वो एक माँ बनती है तो वो अपना अच्छे से ध्यान रख सकती है, जिसकी वजह से उसका जो आने वाला बच्चा है वो भी हेल्दी हो सकता है, और आगे चलकर ऐसे बच्चे हमारे एम्पावरमेंट के लिए, इंडिया के एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही हमारे फूड चॉइसेस को होम में डिसाइड करती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जब विमेन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मेल्स का भी आता है कि हमें जेंडर इनइक्वालिटी को हटाना है, कि किचन में सिर्फ महिलाएं जाएंगी, अब ऐसा है नहीं। सो एवरीबडी शुड बी इन्वॉल्व इन द किचन। आपके घर में जो भी बच्चे हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, दोनों को इक्वली किचन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लिविंग। तो अगर हेल्दी ईटिंग करना है तो हमें कुकिंग स्किल भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, सो दैट हम न्यूट्रिशियस फूड खा लें। बिकॉज आजकल जो फूड अवेलेबल है वो प्रोसेस फूड है, पैकेट वाले फूड है, वो हाई है फैट, शुगर और ऑयल में, फैट, शुगर और सॉल्ट में, जो कि हमारी हेल्थ के लिए नहीं ठीक है। आज जो हम कर रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ वो न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना है और सबको एजुकेट करना है। एजुकेशन इज नॉट सिंपल एजुकेशन बट न्यूट्रिशनल एजुकेशन, बिकॉज हम अब हमारे इंडिया में हर 10 में से 5, 3-4 लोग जो ओल्डर अडल्ट हैं या तो हाइपरटेंसिव हैं या तो डायबिटिक है या फिर उनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। इन सबको दूर करने के लिए हमें अभी से ही एकजुट होकर हमारे आने वाली जनरेशन को एजुकेट करना पड़ेगा, उन्हें इनकरेज करना पड़ेगा हेल्दी कुकिंग के लिए, हेल्दी ईटिंग के लिए, और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन लाना ही पड़ेगा। मीन्स अगर आज ये प्रेजेंटेशन सुनने के बाद आज आप कुछ फॉलो अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो आपने अपने लाइफ में एक बिहेवियर चेंज कर लिया है, जो कि मेरा मेन मोटो है। नाउ अभी क्या चल रहा है, शहरीकरण और बदलती आहार आदतें, यही सबसे बड़ी परेशानी है आजकल के लाइफस्टाइल की, अर्बन लाइफस्टाइल, जहाँ पे हम अधिकतर प्रोसेस फूड और पैकेज फूड खाते हैं, रेडी टू ईट फूड्स को लेते हैं। अब तो एफएसएसएआई ने भी बोल दिया है कि जो भी डाइट हमारी डाइट ले रहे हैं वो फैट, शुगर और सॉल्ट तीनों में कम होनी चाहिए, सो दैट आगे चल के हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, सीवीडी या ब्लड प्रेशर ना होने पाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सस्ती और स्वस्थ आहार की। सो हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी सीजनल या लोकली अवेलेबल फूड है उनको हम देख सकते हैं, क्योंकि उनका कॉस्ट लो होगा। ट्रेडिशनल फूड को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल डाइट्स को हम प्लान कर सकते हैं मील हमारे बजट के अकॉर्डिंग, और कम्युनिटी किचन्स को भी हम आगे चलकर बढ़ावा दे सकते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंचे। नाउ कमिंग टू द न्यूट्रिएंट्स, इज इट ओके, एम आई ऑडिबल? जी मैडम। अच्छा ठीक है, मैं सर बहुत जल्दी जाऊंगी तो मुझे बता दीजिएगा। इज इट फाइन ना? जी मैडम। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। सो हमें पता है जो न्यूट्रिएंट्स हैं 2 तरीके के होते हैं, मैक्रो, माइक्रो। मैक्रो मतलब जो ज्यादा चाहिए बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और माइक्रो जो सूक्ष्म चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो हमारी डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ इंडियंस है, जो कि आईसीएमआर एनआईएन ने बताई है, उसके अकॉर्डिंग हमारे आहार में सबसे ज्यादा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होने चाहिए, जो कि 400 और 100 ग्राम है। फिर सीरियल्स एंड न्यूट्री सीरियल्स हैं 250 ग्राम। उसके बाद मिल्क, जो भी प्रोटीन युक्त आहार है, जैसे मिल्क है, दालें हैं, वो अराउंड 85 ग्राम्स होने चाहिए। नट्स एंड ऑयल सीड्स 35 ग्राम एंड फैट्स एंड ऑयल्स 27 ग्राम। मतलब अल्टीमेटली जब ये खाना आपके थाली में जाए तो आप एक प्लेट से ये समझिए कि ये पूरी एक प्लेट है जिसमें 50% ऑफ द खाना होना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से युक्त, दिन भर का। ये दिन भर की डाइट के हिसाब से प्लान किया गया है, दिन भर की, मतलब दिन भर में एक मेल पर्सन को अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2100 किलो कैलोरीज लेनी चाहिए और एक फीमेल अडल्ट को 1660 किलो कैलोरीज लेनी चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो कम से कम उन्हें 400 ग्राम वेजिटेबल्स डेली खाने चाहिए, 100 ग्राम फ्रूट्स खाने चाहिए, पल्सेस, एग्स
और फ्लैश फूड्स अगर खा रहे हैं तो 85 ग्राम है। नट्स एंड ऑयल सीड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सीड्स पे बहुत ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है क्योंकि इसके न्यूट्रिशनल एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। और फैट्स एंड ऑयल्स की रो सबसे पतली है और छोटी है 27 ग्राम्स की, और बाकी सारा अनाज है। नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो लाइन से धीरे धीरे जल्दी जल्दी हम अपने हर एक फूड ग्रुप को, यहाँ पे हर एक न्यूट्रिएंट को हम टच करके जाएंगे सो दैट हमें पता चले। और आज का जो मेरा फोकस है मेजरली उन लोगों के लिए है जो ओल्डर अडल्ट या अडल्ट हैं, जिनको अगर वो ये चेंजेस करते हैं अपनी डाइट में तो उनका वेट मेंटेन रहेगा, वो अपने आप को यंग फील करेंगे, उन्हें हेल्दी लगेगा, उनका अटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा होगा। सो बहुत सारे चेंजेस हम खुद अपने जो भी पेशेंट्स हमें मिलते हैं उनमें हमने देखा हुआ है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, वेट मेंटेन करना। मतलब हमें पता है कि हमें दिन भर में 2100 किलो कैलोरी मेल्स को चाहिए और 1660 किलो कैलोरी फीमेल्स को चाहिए। तो उतनी ही हमें एनर्जी लेनी है जितना, जैसे माई प्लेट में अभी आपको ICMR की फोटो में मैंने दिखाया था पिक्चर में। अगर हमने ज़्यादा ले लिया जितना ज़रूरत है हमें वेट गेन हो जाएगा, हमने कम लिया तो हमें वेट लॉस होगा। मतलब एनर्जी, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स तो हम थोड़े थोड़े ज़्यादा ले सकते हैं कि हम आयरन रिच ले रहे हैं, कैल्शियम रिच ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली दिन भर की जो एनर्जी है वो हमें उतनी ही लेनी है जितनी हमें ज़रूरत है। एनर्जी इनटेक एनर्जी एक्सपेंडिचर के बराबर ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया है तो एनर्जी को कम करना है अपने डाइट में सो दैट हम प्रॉपर वेट को अचीव कर पाएँ। क्योंकि जो भी हम एनर्जी ले रहे हैं खाने से दिन भर, वो हमारे जो भी फिजियोलॉजिकल बॉडी में चीज़ें चल रही हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारी किडनीज फंक्शन कर रही हैं, हम सो रहे हैं तो भी हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारे लंग्स वर्क कर रहे हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनमें जो एनर्जीज आ रही है, जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जीज आ रही है, खाना खाने में, उसके यूटिलाइजेशन में, उसके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में जो एनर्जी आ रही है, बस यही एक्सपेंडिचर है जो बॉडी में होता है। इससे ज़्यादा अगर आपने लिया तो आपकी बॉडी में जाके एडिपोज टिश्यू में एज अ फैट स्टोर हो जाएगा और हम मोटापा का शिकार हो जाएंगे। तो ये बैलेंस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट रिडक्शन से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बना रहता है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बना होता है। तो हमें एनर्जी डेंस फूड नहीं बल्कि बैलेंस पोर्शन कंट्रोल में लेना है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमें जो ICMR NIN बताता है, डाइटरी गाइडलाइंस क्या है कि सपोजिटली हम 100% खाना जो भी खा रहे हैं उसमें से कम 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, जैसे अनाज है उनमें से आना चाहिए। फिर 10 to 15% प्रोटीन से आना चाहिए एनर्जी, और बाकी 20 to 30% फैट से आना चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट तो अनाज तो हमें बहुत सारा लेना है। प्रॉब्लम ये है कि किस टाइप का अनाज लेना है हमें। फॉर एग्जांपल गेहूं, अगर हम गेहूं आटा ले रहे हैं तो आटा इज बेटर देन मैदा। अभी हम मैदा पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, सिंपल शुगर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, मोटापा को बढ़ाता है। तो हमें ऐसा आहार लेना है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट लेना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो। मतलब दालें, फल, सब्जियां और साबुत अनाज। साबुत अनाज दैट इज ओट्स, बार्ली, होल ग्रेन्स हमें लेना है। जितना ज़्यादा हम फाइबर लेंगे हमारा पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होगा, डायबिटीज के चांसेस कम होंगे, और हमारी बॉडी में जो ब्लड में ये जो लिपिड्स सर्कुलेट होते हैं ना, फैट सर्कुलेट होके फिर जाके जम जाते हैं और आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं, ये नहीं हो पाएंगे। हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स को, जितने भी मीठे बेवरेजेस हैं उन सबको रिस्ट्रिक्ट करना है, बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज का इंटेक नहीं करना है। अल्टीमेटली मतलब हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाना है। मतलब मैदे से बनी हुई चीज़ें, पास्ता, वाइट राइस, शुगर, कैंडीज, चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, इन सब से दूर हटके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ पे साबुत अनाज है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पल्सेस हैं, इन सबको कंज्यूम करना है। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो। 2 तरीके के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, और सब दोनों का ही बॉडी में बहुत एडवांटेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जितना ज़्यादा हो सके हमें फाइबर युक्त आहार लेना है, चाहे वो सीरियल से मिले, फ्रूट से मिले, वेजिटेबल से मिले। अगर हमें फ्रूट जूसेस की अगर हम बात करेंगे तो हमें फ्रूट जूसेस नहीं लेना, बिकॉज वो हमारा पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज बढ़ा देगा।
हमें होल फ्रूट खाना है, साबुत पूरा पूरा फ्रूट खाना है, ना कि हमें फ्रूट जूसेस पे डिपेंडेंट रहना है। तो अगर हम गुड वर्सेस बैड कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो जितने भी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सब हमें कंज्यूम करना चाहिए। वाइट पास्ता, वाइट सॉस, सोडा, मैदा, शुगरी सीरियल्स, ये सब हमें नहीं लेना है क्योंकि बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब हम बात करते हैं मिलेट्स की, जिसपे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी ये ट्रेडिशनल डाइट है और इसको हम भूलते जा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा इस पे जोर दिया गया है क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। मिलेट्स के इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ये ट्रेडिशनल है, डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करता है, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में हेल्प करता है, डाइट में हेल्पफुल है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स को इसमें रिच है और ये ग्लूटेन फ्री भी है। तो हमारे पास कौन-कौन से मिलेट्स हैं? रागी है, बाजरा है, ज्वार है, कंगनी है, लिटिल मिलेट है और सबके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं। रागी सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, बोन के लिए अच्छा है। बाजरा आयरन और जिंक रिच है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ज्वार गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइबर है। कंगनी सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ एंड मेटाबॉलिज्म और जो लिटिल मिलेट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, मतलब डायबिटीज को प्रिवेंट करता है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एंड जी मैडम, बिल्कुल। सर मैं बहुत स्पीड में जाऊंगी तो मुझे बता दीजिएगा। इज इट फाइन? ओके। सो क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम राइस या चावल या आटे की जगह पे हम मिलेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। हम ट्रेडिशनल रेसिपी बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज हैं। रागी डोसा, बाजरा रोटी बनाना, या फिर ज्वार बकरी जो कि महाराष्ट्र या कर्नाटका का ग्लूटेन फ्री स्टेपल है। खिचड़ी बना सकते हैं बाय एडिंग वेरियस वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। सेमोलिना, सेमोलिना क्या है? सेमोलिना आटे का ही, व्हीट फ्लावर का ही पार्ट है। चाहे वो सेमोलिना हो, सेमोलिना सेवियां, सूजी, आटा, मैदा, इन सब की जगह पे बीच बीच में अगर हम मिलेट को भी इंक्लूड करें अपने खाने में, सेमोलिना उपमा की जगह, सूजी की उपमा की जगह अगर हम फॉक्स टेल मिलेट का उपमा ले रहे हैं या मिलेट का उपमा ले रहे हैं तो इट इज बेनिफिशियल। बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मिलेट्स में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बाकी जो ज़रूरत वाले न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम करते हैं, या डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो जाता है, उसको खाते ही पेट भारी भारी लगने लगता है। एल्डरली इंडिविजुअल्स कहते हैं कि बहुत अजीब से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, या उसमें प्रोटीन का क्वालिटी अच्छा नहीं। तो हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कंजम्पशन को? क्योंकि जब ये हम बात कर रहे हैं तो मिलेट को आपको पूरा पूरा रिप्लेस नहीं करना अपने सीरियल से, मिलेट को रोटेट करना है कि कभी राइस की जगह पे या व्हीट की जगह पे आपने मिलेट को यूज किया। जब भी मिलेट यूज किया तो किसी और पल्सेस के साथ किया, या जो विटामिन सी रिच फूड है उनके साथ किया तो आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी से ज़्यादा होता है, या मिल्क और कर्ड के साथ किया तो कैल्शियम भी अच्छे से मिलेगा। जब भी मिलेट यूज कर रहे हैं उसको सोक कर रहे हैं, अच्छे से जर्मिनेट कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, तो ये सब मेथड से ये सारी प्रॉब्लम जा सकती है। मतलब हमें डाइट में विविधीकरण करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो हमें मिक्स डाइट लेना है। मिलेट को हम रिप्लेस नहीं कर रहे सीरियल से, बट मिलेट को इंक्लूड कर रहे हैं। फिर बात आती है, ये तो बात हो गई अनाज की, कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स, मेजर सोर्स होते हैं। अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन तो दो सोर्सेज हैं। एक तो एनिमल से मिलता है, जैसे मिल्क है, मीट है, एग है, फिश है, और बाकी प्लांट प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी दालें हैं, नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, और हम इनको अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर मील प्रोटीन रिच हो। मतलब सुबह फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले रहे हो, उसके साथ अगर आप कर्ड खा रहे हो, या फिर आपने फॉर एग्जांपल अपने अ, 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 पराठा रोल या चपाती रोल में पनीर के क्यूब्स डाल दिए हैं तो प्रोटीन रिच हो जाएगा। अगर आप अपने खाने के साथ में कर्ड ले रहे हो या रायता ले रहे हो तो आप अपने डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड कर रहे हो। हम अगर खाने के साथ प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं तो जो हमारा पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहता है और हमारी डाइट पूरक हो जाती है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशली जो प्रोटीन है, जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, वो हमें मिलते हैं।
अब हम बात करते हैं फैट की। कितना फैट खाएं हम? वैसे तो बोला गया है कि 27 टू 30 ग्राम्स, मतलब 6 चम्मच ऑयल। पर अगर कोई डायबिटिक है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीजेस है, तो उसको 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम से ज़्यादा खाने को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? जो होल मिल्क है उसकी जगह पे वो लो फैट मिल्क को यूज़ कर सकते हैं। फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को कम से कम करना है। ट्रांस फैट को अवॉइड करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रांस फैट मतलब जो वनस्पति है या जो बेकरी आइटम्स में जो ऑयल यूज़ हो रहा है या जो फ्राइड फूड आइटम्स यूज़ हो रहा है। बिकॉज़ अगर हम बाहर के खाने की बात करें तो अगर हम किसी शॉप में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ समोसा फ्राई होता है, तो वो लोग ऑयल को रिपीट उसी ऑयल में रिपीटेडली फ्राई करते हैं। वो ऑयल को चेंज नहीं करते और वो ऑयल ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। मतलब हम फैट की बात करें तो ट्रांस फैट इज़ डेंजरस। इसके अलावा हम कौन-कौन से ऑयल को इंक्लूड कर सकते हैं? सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी, मक्के का तेल एक्सेट्रा। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, जो कि हमारे पल्सेस में है। मतलब हमारी दालों में है, अनाज में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, अलसी में है, वॉलनट्स में है, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा एनिमल फैट की जगह हमें वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना चाहिए, सो दैट आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम्स ना हो। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि गुड, बैड और अगली ऑयल कौन-सा है, तो हम अपने घर में उसको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो अगर हम म्यूफा-प्यूफा जैसे फ्लैक्स सीड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो गुड फैट यूज़ कर रहे हैं। बटर है, चीज़ है या बहुत नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो बैड है। लेकिन जो सबसे बुरा है, जो सबसे अगली है, वो ट्रांस फैट है, जिससे हमें बचना चाहिए, जो फ्राइड फूड आइटम्स में है, वनस्पति ऑयल में है या जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, उसमें अवेलेबल है। क्या गाइडलाइंस है फॉर हेल्दी यूज़ ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स? अगर हम गाइडलाइंस देखें तो फैट में बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। हमें फैटी एसिड फैट, क्योंकि हमने अभी आईसीएमआर ने बोला है कि जितना भी एनर्जी हम दिन भर में ले रहे हैं उसका 20 से 30% फैट से होना चाहिए। इसका मतलब फैट तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन हम एक्सेसिव फैट कंज्यूम कर रहे हैं या टाइप ऑफ फैट गलत ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो। तो हमें हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल यूज़ करना चाहिए। कोई एक सिंगल ऑयल पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो सैलड के लिए अच्छा है। मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो कुकिंग के लिए अच्छा है। फिर पाम ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, तिल का तेल है। ये डीप फ्राइंग के लिए बहुत उपयुक्त है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऑलिव ऑयल इज़ नॉट गुड, नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, तो ऑलिव ऑयल को हम डीप फ्राइंग के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। सो हमें इस चीज़ का बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से टाइप का फैट, एक बारी आपने फ्राइंग कर दिया तो उस ऑयल को सेम फ्राइंग दोबारा नहीं करना है। उस ऑयल को आप अलग निकाल के रख दें और बाकी सारी जो वेजिटेबल कुक करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, बट डबल बार रिपीटेडली फ्राइंग नहीं करना है। हमें बटर, घी और क्रीम का यूज़ को कम करना है और वनस्पति और बेकरी आइटम्स में जो ऑयल यूज़ होता है उसे कम इस्तेमाल करना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स क्या हो सकता है? क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल हैं जो अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, कि जैसे ग्राउंडनट ऑयल या सिसमे ऑयल, तिल का तेल या राइस ब्रान ऑयल लिया, उसके साथ सरसों का तेल भी यूज़ कर रहे हैं। ग्राउंडनट या तिल या राइस ब्रान ऑयल के साथ कनोला यूज़ कर रहे हैं या फिर सोयाबीन का तेल यूज़ कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स होना चाहिए हमारे खाने में। जैसे आपने देखा, अभी मैंने बताया, जैसे एक फिगर है, इसमें आप देखिए जो ब्लू लाइन है वो बुरे फैट की है और ऑरेंज और ग्रे गुड फैट की है। तो अगर हम देखें तो बटर, घी, कोकोनट में ब्लू लाइन ज़्यादा है, मतलब सैचुरेटेड फैट, मतलब जो फैट हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देगा वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम फ्लैक्सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल की बात करें तो उसमें ऑरेंज कलर और वाइट कलर ज़्यादा है, मतलब उसमें म्यूफा प्यूफा ज़्यादा है, मतलब उसमें अच्छे टाइप ऑफ फैट ज़्यादा है, जो कि हमें सारे फैटी एसिड प्रोवाइड करेगा और हमारे हार्ट को हेल्दी रखेगा। अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो वी हैव टू टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर डाइट। साबुत अनाज लेना है, नट्स लेना है, सीड्स लेना है, जितना से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कंज्यूम करना है, जो कि फाइबर युक्त भी है।
क्या नहीं लेना है? फ्राइड फूड आइटम्स, बेकरी आइटम्स, बहुत ज़्यादा चीनी युक्त, बहुत ज़्यादा फैट युक्त डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा चीनी युक्त कोई भी फूड हमें नहीं लेना चाहिए। हमारे लाइफस्टाइल में ऐसा होना चाहिए कि हम कम शुगर लें या शुगर बिल्कुल भी ना लें। जब ऐसे आपकी लाइफस्टाइल में ये जो बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना, तो अब ज़रा सा शक्कर ज़्यादा हुआ आपके खाने में, तो आप खा नहीं पाओगे। तो हमें अपने आप को आदत ही ऐसी डालनी है कि हमारा कम नमक और कम कम चीनी में तो काम चल ही जाए, स्पेशली चीनी में, बिकॉज हम बहुत बार चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो हमारी चीनी का कंट्रोल हमें बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम के जैसे सोर्सेस की अगर मैं बात करूं, तो रागी बहुत रिचेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। आलमंड्स, मतलब जितने भी नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दे आर द सोर्स ऑफ कैल्शियम। आयरन की बात करें तो आयरन के दो सोर्सेज होते हैं, एक तो जो हमें वेजिटेरियन सोर्सेस से मिलता है और एक नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से मिलता है। तो अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेस से देखें तो हमारे पास बहुत सारे है, होल ग्रेन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इन सब में आयरन है। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस देखें तो उसमें फिश, मीट, पोल्ट्री है, जिससे हमें आयरन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अच्छा, एक और, ये तो हमारी न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा भी हमारे पास एक फंक्शनल फूड्स जैसा पोषक तत्व है, जो कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा, पर उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आजकल इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है फंक्शनल फूड्स पे, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। एंटीऑक्सीडेंट रिच का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। हम इतनी बार ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, कभी-कभी ये रिएक्शन इनकम्प्लीट रहता है। इसी तरह हमारे बॉडी में, बिकॉज़ हम दिल्ली में, हम हाईली पॉल्यूटेड सिटी में हैं, जहाँ पे हम हमारे प्रोसेस्ड फूड भी ले रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूटेड है। अल्टीमेटली हमारे बॉडी में इतने ज़्यादा फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं और आगे चलकर जितने भी डिजीज़ेज़ हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं होने के लिए। तो उनको ठीक करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। वो हमें विटामिन सी रिच खाने से, कैरोटीनॉइड से, जितनी भी कलरफुल सब्जियां हैं, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो मतलब हम फंक्शनल फूड्स ले रहे हैं और हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर रहे हैं। हम एंटी एजिंग की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ये फूड्स जो एंटीऑक्सीडेंट है, इन्हें एंटी एजिंग भी कहते हैं। आप ये फूड्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, आपको खुद फील होगा कि यू आर फीलिंग मोर यंगर, मोर एफिशिएंट, एक्सेट्रा। मतलब जो हमारा खाना है, जो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, वो हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है। हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, जो कि फ्री रेडिकल जनरेशन से होता है, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हम स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें फाइटोस्टेरॉल्स या फंक्शनल फूड्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। आजकल सीड्स की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि सीड्स, बिकॉज़ सीड्स के इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं कि अब लोग इसके लिए भी जागरूक हो रहे हैं। जैसे फ्लैक्स सीड है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। चिया सीड्स है, इसमें हाई फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। पंपकिन सीड्स है, जिंक, मैग्नीशियम, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तिल है, कैल्शियम रिच है, बोन के लिए हेल्पफुल है। इसी तरह सनफ्लावर सीड्स है, विटामिन ई रिच है, जो कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सारे सीड्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज हैं, बिकॉज दे दे आर न्यूट्रिएंट डेंस। ये जो हमारे सीड्स हैं, ये फंक्शनल फूड्स की तरह हैं। तो ये हमें हेल्दी फैट भी दे रहे हैं और फाइबर, विटामिन, मिनरल सब दे रहे हैं। हमारे हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इम्यूनिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं, जैसे तिल का लड्डू, फ्लैक्स सीड चटनी, सीड चिक्की, स्प्राउटेड सीड सैलेड, बहुत सारे ऐसे आपके रेसिपीज हैं, इंडियन रेसिपीज, जो आप सीड्स से यूज कर। अभी विंटर है तो लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग सीड्स, राइट? तिल का लड्डू या चिक्की, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये तो हो गई अभी तक की मेरी खाने पीने की बात, कि हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को कितने अमाउंट में लें, कितना खाएं, कैसा खाएं। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सेकंड इम्पॉर्टेंट है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब फिजिकल एक्टिविटी। जितना ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब कि इंसुलिन
ज्यादा से ज्यादा रिलीज होके काम करता है और आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है और आप डायबिटीज से बहुत दूर भाग जाते हैं, डायबिटीज आपसे बहुत दूर भाग जाता है। सो हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो ICMR और NIN ने ये बताया है डाइटरी गाइडलाइंस में कि कम से कम 150 मिनट पर वीक। 150 मिनट पर वीक का मतलब 30 मिनट्स 5 दिन तक, एक हफ्ते में 30 मिनट तो कर सकते हैं, पर वो कैसी एक्सरसाइज होनी चाहिए? ब्रिस्क वॉक होना चाहिए या उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। जो ओल्डर एज के हैं, अगर वो बाकी सारी एक्टिविटी, रनिंग, एरोबिक्स, मसल स्ट्रेथनिंग एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, तो कम से कम ब्रिस्क वॉक तो बहुत आराम से कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए। उससे बोन्स और स्ट्रांग होती हैं और हमारा जो वेट है वो मैनेज होता है और बाकी सारी जो डिजीजेस हैं वो हमसे दूर भाग जाती हैं। वेट मैनेजमेंट हमें प्रॉपर आना चाहिए। उसके बाद है स्मोकिंग, तो बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और अल्कोहल तो लेना ही नहीं चाहिए। अगर कोई अल्कोहल ले भी रहा है तो विमेन को लिमिट करना चाहिए 1 ड्रिंक पर डे और मेन को 2 ड्रिंक्स पर डे। मतलब ये सब जो आपको ये सारी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ये सब ICMR ने आउटसाइड इंडिया जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, ये सब डायबिटीज, CVD, ये सब अगर कोई भी आप टॉपिक उठा लेंगे, इन सब के लिए यही फॉलो हो रहा है, यही नॉर्म एवरीवेयर है। और आज मैं आपको इन सब के बारे में बता रही हूँ। तो मतलब हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, स्मोक नहीं करना है, अल्कोहल कंजम्पशन कम करना है, सेल्फ मॉनिटरिंग आनी चाहिए कि अगर आपको डायबिटीज है तो ब्लड शुगर लेवल चेक कर लिया, ब्लड प्रेशर है तो टाइम पे टाइम चेक किया, या फिर आपने वेट अपना चेक किया। स्लीप मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग इतना ज़्यादा मोबाइल पे डिपेंडेंट है कि उन्हें बिना मोबाइल देखे नींद नहीं आ रही है। तो हमें अपने स्लीप को ऐसे मैनेज करना है कि स्लीप खुद पे खुद आए, हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए। स्ट्रेस मैनेज करना भी आजकल के लिए एक आर्ट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हो सकता है भरपूर अच्छे खाना खा रहे हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस है तो वो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, राइट? और वो आपको आपके एफिशिएंसी को कम करता है। सो लाइफस्टाइल इंटरवेंशन क्या है कि हमें हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना है। कार्बोहाइड्रेट तो लेना है, लेकिन जिसमें फाइबर युक्त हो, अनाज हो, मैदा या शुगर नहीं लेना है। ट्रांस फैट तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। सैचुरेट फैट हम थोड़ा बहुत घी वगैरह ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, उसको कम करना है हमें। लेकिन म्यूफा और प्यूफा मतलब अच्छे वाले फैट हमें ठीक मात्रा में लेने हैं। दालें, साबुत दालें, वेजिटेबल, फ्रूट्स हमें अच्छे अमाउंट में लेना है। और अगर हमें हार्ट डिजीज़ है या हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, तो हम लो फैट मिल्क ले सकते हैं रादर देन फुल फैट मिल्क। लो फैट योगर्ट भी अवेलेबल है। हमें कौन सा कुकिंग मेथड इन्वॉल्व करना चाहिए अपने खाने में? तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें ऑयल का कंजम्पशन ना हो, मतलब फ्राइंग के जगह पे अगर हम ग्रिलिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट कुकिंग मेथड है। फंक्शनल फूड्स जितने भी हैं हमें अच्छे से लेने हैं। फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगेन अल्कोहल को लिमिट करना है, स्मोकिंग को क्विट करना है। अगर इन सबको मेंटेन करने के लिए अगर हमारे पास खाना अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, एक्सेस कर सकते हैं हम खाने तक, यूटिलाइज कर रहे हैं और स्टेबिलिटी मेंटेन है, इन सब में हमें कौन हेल्प कर सकता है? रोल, नीति एवं शासन की भूमिका अब यहाँ पर आती है, जहाँ पर हम डिफरेंट न्यूट्रिशन सेंसिटिव पॉलिसीज पे काम कर सकते हैं जो हमारी फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकती है। हमारे जलवायु परिवर्तन को प्रभावित बहुत सारी चीजें फूड सप्लाई से हो जाती है। जलवायु परिवर्तन अगर जरा भी हुआ तो हमारे फूड की सप्लाई इफेक्ट करती है। तो हमें ऐसे तरीके आने चाहिए जिसके प्रभाव से हम इन्हें कम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है, लेडी एवन कॉलेज का क्या रोल है, या यूनिवर्सिटीज का क्या रोल है कि हम अपने जो भी कम्युनिटी है उसको एजुकेट करें। उनको न्यूट्रिशनल नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि हम एक सशक्त होकर आगे बढ़ अच्छे आहार को लें और कम से कम डिजीज से इफेक्टेड हों। मतलब आगे चलकर अगर हमें भूख से स्वास्थ्य तक की राह देखनी है तो हमें कई क्षेत्रों को शामिल करना होगा इसमें। और बहुत सारे मतलब हमें कैलोरी पर नहीं बल्कि गुणवत्ता पे, डाइट की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। मजबूत और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों का निर्माण कर सकते हैं।
सो अभी काफ़ी कुछ हमें करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम जितना ज़्यादा इस चीज़ के लिए जागरूक रहेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। सो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि स्वस्थ आहार ही स्वस्थ जीवन की नींव है। पोषण में निवेश भविष्य में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। हेल्दी ईटिंग इज हेल्दी लिविंग। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अभिषेक जी। थैंक यू निधि जी। आपका जो लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, आपका जो ये पूरा सेशन था वो बहुत ही इजी यस सर। लैंग्वेज में था। और जो थैंक यू सो टॉपिक पे मच। आपका कमांड, दैट इज काबिल तारीफ। मतलब उसकी तो क्या सभी थैंक लोग प्रशंसा करेंगे कि आपने जिस वैरायटी से सारी चीजों को कवर किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर निधि, बहुत ही अच्छा लगा आपका सुन के। और मेरे पास प्रश्न मैंने खुद लिख रखे हैं, मेंबर्स के भी प्रश्न आएंगे, तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन, है ना। सबसे पहली बात तो है कि आपने एक बात कही, मैं कुछ एक साथ मैं लिख देता हूँ, उसको शॉर्ट आप जवाब दे दें। किचन गार्डन की, क्या हम जितने मेंबर हैं किचन गार्डन अपने घर में गमलों में लगा सकते हैं, या उसके लिए स्पेस चाहिए? एक बात तो बिल्कुल। ये है। दूसरी बात यह है, इतनी चीजें जो हैं ये आमतौर पे आज की भागा भागी में अवेलेबल हमारे पास में होती नहीं है। क्या कोई लेडी इरविन कॉलेज के पास में कोई बुकलेट टाइप की है जो आप लोग मुहैया करवाते हैं? एक तो दूसरी बात यस। ये थी। और तीसरी बात आपने कही, देखिए आज के 80 साल पहले और आज हम आए जाएं तो फिजिकल मेहनत जो है वो 30 गुना कम हो गई आज के युग में, 30 गुना कम। तो क्या फिजिकल मेहनत बहुत बड़ा कारण नहीं है डिजीज का? और यस। चौथा एक प्रश्न है, अगर आप या बाद में पूछूं, क्योंकि तीन ही एक बार काफी है, और मेंबर्स भी हैं, तो प्लीज इनको लीजिए। तो सर पहली बात तो ये जो ये नॉलेज है, ये ICMR NIN की बुकलेट है, डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ इंडियंस। ये ऑनलाइन अवेलेबल है और आप इसको देख सकते हैं। इसमें सारी गाइडलाइंस लिखी हैं, सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी अभिषेक बात, जी, सॉरी सॉरी अभिषेक जी, प्लीज इसको लिख लीजिए, ये बड़ी ना गाइडलाइंस। मैं सर भेज दूंगी। मैं आपको आप भेज दीजिए, ठीक है, मैं ठीक आपको है, PDF भेज दूंगी, निधि डोंट मैम वरी। को ठीक अभी है। थोड़े दिन परेशान करते रहेंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी। और दूसरा ये कि फिजिकल इनएक्टिविटी कम हो गया है, तो अब हमें हर टाइम पे हमें जब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी न्यूट्रिशनल नॉलेज बढ़ती है ना, हम वैसा सोचने लगते हैं। जैसे अब हम लोग हैं, जब हम खाना देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि रोटी सब्जी ये सब है। अरे आज तो फ्रूट का कोई एक्सचेंज नहीं यूज किया, अरे आज तो ड्राई फ्रूट्स नहीं यूज किया, ड्राई फ्रूट्स तो खाना पड़ेगा। हम ऐसा सोचने लगे हैं। तो आप जब धीरे धीरे आप भी ये सारी चीजें अपने लाइफ में लाएंगे ना, तो आपका जो फूड परचेज है वो भी चेंज होगा। जैसा आप खाना बनाएंगे घर में, वो आपका प्रेफरेंस हो जाएगा, और वैसा ही आप यूटिलाइज भी करेंगे। आप जब भी बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे, आप हेल्दी ईटिंग की तरफ, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। रेस्टोरेंट में भी ऑप्शंस होते हैं, और आप फिर ऐसे ऑप्शन अवेल करेंगे जो न्यूट्रिशियस होगा। ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगा, ये बिहेवियर चेंज है। ये जब आ जाएगा तो आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे। बीच बीच में हम थोड़ा बहुत गाजर का हलवा खा सकते हैं, बट देन ऑब्वियसली वी नो कि पोर्शन साइज कम होना चाहिए, राइट। नहीं, और सर फिजिकल इनएक्टिविटी की जो आपने बात कही है, फिजिकल इनएक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज में हूँ, तो जब भी मैं जाती हूँ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, मैं ब्रिस्क वॉक करती हूँ। तो मैं जब भी आपको मौका मिल रहा है, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, इवन डांसिंग भी कर सकते हैं। तो डांस करते करते कुछ भी काम कर लिया, किचन में भी खड़े हैं तो कुछ इधर उधर कर लिया, आई डू। सो आई एम टेलिंग ऑल दिस टू यू कि ओके फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, और किचन गार्डन की बात बताएं। किचन गार्डन के लिए ये है कि जो भी हमारे पास स्पेस है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें। और जैसे हमारी सोसाइटी में जो गार्डन्स हैं, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि कैसे हम न्यूट्रिशियस जो भी फूड है उसको ग्रो करें। बिकॉज आजकल जो फूड अवेलेबल है, वो कितने हद तक प्योर फॉर्म में है, ये भी बहुत मुश्किल है कहना। जी। इतना मिलावट है, और हम अब सबसे अच्छे ब्रांड को भी अप्रोच कर रहे हैं, तो भी पता चल रहा है कि उसकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आज के टाइम पे ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग तो है, पर धीरे धीरे अगर हम अपने किचन या सोसाइटी में ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे
हम फूड ग्रो कर सकें। बिकॉज बहुत पहले अभी पिछले साल ही जब कोविड के टाइम पे हमें ये टास्क दिया था कि आप अपने किचन गार्डन को शो करिए, और जिस टीचर का बहुत अच्छा किचन गार्डन होगा उसको प्राइज मिलेगा। तो वी वर शोइंग कि हमारे किचन गार्डन मीन्स जो हमारी बालकनी है उसी में ही हमने क्या क्या कर रखा है, सो दैट हम दिखा रहे हैं कि हाँ हम कॉन्शियस हैं इस एफर्ट के लिए। तो कैन आई इंटरवीन हियर? यस जी मैम, मैम। प्लीज। हाँ, तो जहाँ किचन गार्डन की बात है, अरविंद जी, जितनी वेजिटेबल्स है जो सबसे लाभदायक होती है वो लीफी वेजिटेबल्स होती है, राइट और वो बहुत आसानी से आपके गमलों में, किश्ती शेप के गमलों में लगाई जा सकती है, राइट। क्योंकि बाहर तो मिलावट है, केमिकल्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। आप उसी समय फ्रेश काटें। और एक हम लायंस क्लब में भी ये कंपटीशन रख सकते हैं कि अपने राइट किचन गार्डन्स का आप बेस्ट किचन गार्डन को अवार्ड दें, तो इस तरह से हम एनकरेज कर सकते हैं सबको। राइट राइट। डॉक्टर साहब, एक एक इंकरेजमेंट और चाहिए कि आदमियों को खाना बनाना बहुत जरूरी है। कोविड में हमने देखा है यस सर। कि बहुतों के फोन आए मेरे पास में कि वाइफ बीमार हो गई, खाना कहाँ से लाएं। तो ये सो सर आई वांट टू कमेंट ऑन दैट कि नाउ वी आर, अभी हम ना जेंजी वाली आ रहे हैं, सारे जेंजी पॉपुलेशन है हमारी, हाँ, जहाँ पे गर्ल्स भी खाना बनाने नहीं आता है। तो एटलीस्ट बॉयज को आना चाहिए कि कम से कम वो तो गर्ल्स पे डिपेंडेंट ना हो न्यूट्रिशियस फूड के लिए। तो अरे बाबा, बॉयज और गर्ल्स दोनों को, जो भी सिबलिंग है, जो भी घर में है, दोनों को खाना बनाना, बिकॉज खाना ऐसी चीज है जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। आपकी हेल्थ है तो सब है। तो हेल्थ के लिए तो ये बॉयज और गर्ल्स दोनों को खाना आना चाहिए, स्पेशली जो यंग जनरेशन है उनको। बिकॉज गर्ल्स पहले तो, अभी तो हमारी जो मदर्स हैं, मेरी खुद की मदर है, पूरा किचन उनके कंट्रोल में है, एंड पापा इज नॉट इन्वॉल्विंग इन द किचन। हम हमेशा बोलते रहते हैं एटलीस्ट आप कुछ तो ट्राई करिए। बट हाँ, जो अभी हम लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ग्रुप है, या फिर जो हमसे यंग लोग हैं, हम उनको ये इस चीज के लिए, जेंडर इक्वालिटी की इस चीज में तो इक्वल होना चाहिए, खुद के फायदे के लिए। बिकॉज एवरीबडी शुड नो हाउ, जितना अच्छा कुकिंग स्किल होगा उतना न्यूट्रिशियस फूड होगा। कुकिंग स्किल नहीं होगा, गड़बड़ खाना बनेगा, आप कितने भी वेजिटेबल्स डालो, न्यूट्रिएंट्स डालो, वो फिर खाया नहीं जाएगा, एंड वी विल डिपेंडेंट ऑन रेस्टोरेंट का खाना। सो यस, इट इज क्योंकि इम्पोर्टेंट। अगर लेडी ने गाड़ी चलाना सीख लिया है तो घर जेंट्स को यस, भी कुकिंग में कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसे बिल्कुल। ग्रेट कंपटीशन, जिसकी वाइफ गाड़ी चला रही है तो किचन में उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दोनों यस, को ही आना चाहिए, क्योंकि घर का खाना बेस्ट खाना होता है। यू नो व्हाट, मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि जो बाहर बना रहा है वो प्रॉफिट के लिए बना रहा है, जो घर में खाना बन रहा है वो आपकी हेल्थ के लिए बन रहा है। तो राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड ईटिंग फ्रॉम होम। एंड अभी अभिषेक जी को एक और सलाह इसमें दे सकती हूँ, जैसे इन्वेस्टर्स क्लब ने एक मेंस कुकिंग का एक कंपटीशन साल में एक बार करते हैं, पिकनिक बिल्कुल। होती है। आई थिंक वी कैन कीप दैट ऑल्सो। थैंक वाह, यू। बहुत बढ़िया आइडिया है मैम। पर ये है कि आप जो जितना डिस्कशन समझ में मेरे को अभी तक आया वो ये आया कि मुझे अब से 4:30 बजे उठना पड़ेगा सुबह। डॉक्टर निधि, एक आपने यस। एक एक बात और की। क्वेश्चन मेरी तरफ से था। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सुरेंद्र प्लीज प्लीज, जी, सुरेंद्र हाँ जी। अभी सुरेंद्र जी, हाँ, अलाउ करते हैं तो मैं पूछूं। नहीं 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 जी सर, हम ऐसा ही करते हैं। आदित्य भैया, मेरे ख्याल से क्वेश्चन इनवाइट करनी चाहिए रादर जान हाँ डिस्कशन। जी। जी जी। डॉक्टर निधि से मेरा एक क्वेश्चन है। डॉक्टर निधि, जो आपने फ्रूट्स के बारे में कहा, फ्रूट्स के बारे में अभी आजकल बड़ा कंफ्यूजिंग काफी स्टेटमेंट्स आते हैं कि जो फ्रूट से शुगर लेवल है वो ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है। कई लोगों का मानना है, कई लोगों का कहना है कि आप फ्रूट्स जितना खाना है खाइए। व्हाट्स तो योर ओपिनियन? सर, जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया था, फ्रूट्स हमें पूरा पूरा खाना है, फ्रूट जूसेस पे नहीं डिपेंड होना, तो पूरा फ्रूट खाना है। उस 100 ग्राम फल डेली होना चाहिए आपके खाने में, और वैरायटी भी होनी चाहिए। तो डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, और फ्रूट में क्या है, फाइबर भी है। तो अगर फ्रूट में शुगर भी है ना, तो फाइबर की वजह से वो जो शुगर एब्जॉर्प्शन है वो बहुत स्लो होता है। तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो पीक पे नहीं जाता, वो मेंटेन रहता है। इसलिए फ्रूट खाना हेल्दी है। तो नहीं, यहाँ तक मेरा कि डायबिटिक मैं कुछ पेशेंट्स भी, केला सॉरी एक बहुत सॉरी बड़ा सॉरी मिथ है कि डायबिटिक पेशेंट्स केला नहीं खा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, डायबिटिक पेशेंट्स भी केला खा सकते हैं। बस हमें पोर्शन साइज पे ध्यान रखना है, बिकॉज केला, बनाना, इट इज रिच इन पोटेशियम एंड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
नहीं, मैं दूसरी तरफ पूछ रहा था, मैं फाइबर के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। फाइबर तो आपने ठीक कहा कि फ्रूट, होल फ्रूट खाते हैं, रेदर इट्स मच बेटर देन द जूस, ठीक है। राइट। लेकिन फ्रूट कंटेन्स फ्रक्टोज नॉट ग्लूकोज। तो अभी यस, की कई थ्योरियां ये कहती है कि आप जितना भी फ्रुक्टेज खाते हो दैट डज नॉट कन्वर्ट टू ग्लूकोज एट ए टाइम, वो ग्लूकोज लेवल हाई नहीं करता। नहीं करता सर। यस, बट फ्रक्टोज लेवल भी हमें एक लिमिट तक ही खाना चाहिए। बट हाँ, फ्रूट्स में जो भी, बिकॉज सर ये नेचुरल अकरिंग जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, इट इज हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ ना। और हमें तो 55 to 65% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, तो हम इतना भी ज्यादा हम्म। फ्रक्टोज थोड़ी ना ले रहे हैं फ्रूट से कि वो एक्सेसिव हो जाएगा। नहीं वो नहीं, हाँ वो जैसे ये कहते हैं कि भाई डायबिटिक वाले को केला नहीं तो खाना, सर जैसा अभी बिल्कुल आपने कहा। नहीं, नहीं हाँ, सर, ले सकते हैं, बस पोर्शन साइज ध्यान रखना है कि कितना पोर्शन साइज है। अभी श्योर एक श्योर श्योर। दर्जन, आधा दर्जन, 4 केला खा लिया तो ऑब्वियसली नहीं। उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। बट अगर हाँ आपने एक केला खाया, इट इज फाइन। बहुत ज्यादा मिथ है हमारे यहाँ की हम ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। अगर होल फ्रूट खा रहे हैं तो इट इज गुड फॉर यू। जी, या थैंक यू। थैंक यू सर। किसी डॉक्टर और साहब एक मेंबर को क्वेश्चन भी है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डॉक्टर साहब आई एक विल क्वेश्चन है, इनवाइट। ये मल्टीग्रेन जो आटा खाते हैं भाई, जिसमें 4-5 मिला के खाते हैं, ये खाना चाहिए या सिंगल सिंगल ग्रेन खाना चाहिए मतलब? नहीं सर, मल्टीग्रेन भी खा सकते हैं, सिंगल भी खा सकते हैं। मल्टीग्रेन से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है तो क्यों नहीं खा सकते। हमें तो अब बहुत सारे अनाज को मिला के खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। कई लोग कहते हैं ये अलग अलग खाना चाहिए, इसलिए पूछा आपसे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल खा सकते हैं, मल्टीग्रेन खा सकते थैंक यू डॉक्टर साहब। एक क्वेश्चन मेरा था, अभिषेक जी। हाँ जी, अभिषेक जी, क्या नहीं आस्क? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अंजू भाभी प्लीज भाभी। हाँ, जैसे अभी बोलते हैं ना, डायबिटिक वालों को चीकू नहीं खाना चाहिए, आम नहीं खाना चाहिए, हैं। सो मैम, जैसे डायबिटिक, क्योंकि आम या में, या एक मिनट, या फिर अगर गुड़ खा रहे हैं तो क्या खा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट? तो मैम क्या है ना कि जैसे मैंने बताया, हर चीज का एक पोर्शन साइज होता है। अब ओके। जैसे आपको आम खाना है, ठीक है, तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन आम आराम से खा सकते हैं, बट उसका पोर्शन साइज होना चाहिए कि आप एक आम आराम से ले लिया आपने 2-3 दिन में तो वो ठीक है। अगर आप डेली डेली या सुबह शाम कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। ओके। मैंगो में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इट इज विटामिन ए रिच, इट इज हेल्दी। बट जब हम डायबिटिक है, हमें पता है कि, तो हमें पोर्शन साइज पे ध्यान रखना है कि 2 पीसेस ले लिया दैट इज अनफ, 3 पीसेस ले लिया दैट इज अनफ। एंड व्हाट अबाउट चीकू एंड गुड़? गुड़ भी ले सकते हैं। हमें क्या है, हमें बताया गया है कि हमें शुगर कितना लेना है दिन भर में, जितनी भी एनर्जी उसके 10% से कम शुगर होना चाहिए। तो अगर हम गुड़ के फॉर्म में ले रहे हैं देन इट इज ओके, बिल्कुल ले सकते हैं गुड़। ले लेकिन अब सकते ये हैं। है कि कितना गुड़ लेना है, जितना की है, मतलब दिन भर में हमें 3 से 4-5 चम्मच चीनी खानी होती है। तो मतलब कि 15, 20, 25 ग्राम, उससे ज्यादा लिया तो फिर वो शुगर तो फिर वैसे कन्वर्ट होके वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब पोर्शन साइज पे कंट्रोल रखना है। इंस्टेड ऑफ शुगर वी कैन टेक गुड़, Yes, क्या ये ठीक है? we can take, but in a appropriate amount. बहुत ज्यादा ओके। भी नहीं कंज्यूम करना, बट अप्रोप्रिएट अमाउंट में we can take. ममता, ओके, थैंक यू निधि। ममता जी आप कुछ पूछ रहे हैं शायद। अगर थैंक यू। तो डायबिटिक है तो गुड़ का कंजम्पशन थोड़ा कम, गुड़ हो या चीनी हो, कंजम्पशन कम होना चाहिए, बट गुड़ थोड़ा बहुत ले सकते हैं। yeah, thank you so much, Dr. Jaiswal, for your insightful knowledge. It was wonderful, and we got a lot of knowledge from you. So my one question is that how we can avoid eating preservatives in food, and what are the adverse effects? Because anyway, people who are not able to grow everything in their home or the kitchen garden, definitely we have to depend on the outside sources. So Right. how we can मतलब उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? So ma'am, now the food industry is flourishing in India. और अभी जो फूड प्रोडक्ट्स है ना, वो भी ऐसे आ रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर आपको दूं ब्रेड का, तो अगर आप ब्रेड का पैकेट देखोगे उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। और ब्राउन ब्रेड जो बोल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द कलर, और उसमें भी रिफाइंड फ्लावर ऐड है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हम ब्रेड की जगह पे चीला बना ले रहे हैं या कोई और ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर ले रहे हैं, देन प्रिजर्वेटिव्स का लेवल, जैसे आजकल जो सॉस अवेलेबल है मार्केट में कुछ कुछ कंपनीज का, वो बताते हैं कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें ये केमिकल नहीं है।
तो आजकल फूड जो पैकेज फूड है वो भी कॉन्शियस होकर वही प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमें बस नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी हम फूड परचेज करने जा रहे हैं हम प्रिजर्वेटिव्स देख लें, अगर उसका लेवल बहुत ज्यादा है तो हम दूसरा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। तो मार्केट में बहुत टाइप के फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एंड दे आर जस्ट कॉन्शियस बिकॉज हमारे जो पब्लिक है वो कॉन्शियस हो गई है। जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे तो वो सेल भी वैसे ही करेंगे। Yeah, and you are talking about the processed food. I'm talking about the raw food which we are taking from the outside, and how we can avoid that. Yes, how we can do that because a lot of preservatives are there. But जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो हमें प्रॉपर वॉश करना है, तब कंज्यूम करना है। और इंडिया में अभी ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज है। हम एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं और अभी तो गवर्नमेंट को एक्शन लेने का कि वो पेस्टिसाइड के कंजम्पशन को कैसा करे। इवन वेजिटेबल्स को कलर करके सेल कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं बिकॉज जब हमें फूड अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स कम होंगी। इट विल टेक टाइम बिकॉज जो हमारे यहाँ जो सब्जी बेच रहा है वो केवल पैसे कमाने के लिए बेच रहा है, बिल्कुल, वो बाकी सारे एथिकल इश्यूज नहीं देख रहा है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होगी, FSSAI और स्ट्रिक्ट होगा, मे बी वी विल गेट लेस एंड लेस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इन आवर फूड। Okay, thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू मैम। निधि मैम, एक क्वेश्चन मेरा है। ये जो हम जैसे टिफिन लेके जाते हैं, राइट, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम 10 या 11 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग जब टिफिन लेके जाते हैं तो अब टिफिन में भी आजकल कई वेराइटीज आती है। एक तो आप मान के चलिए टिफिन के अंदर जैसे स्टील का टिफिन है उसके ऊपर प्लास्टिक ढका हुआ रहता है। अब वो प्लास्टिक है, गर्म खाना डाला और अब वो आप मान के चलिए 4 घंटे ऐसे ही रखा हुआ है। तो आप मतलब क्या हेल्दी रहता भी है या नहीं रहता, या मतलब इसका क्या हम कह सकते हैं कि यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या? तो सबसे पहले सर, अभी अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चों के भी टिफिन अब सब चेंज हो गए हैं, सब स्टील पे आ रहे हैं। प्लास्टिक तो हमें यूज नहीं करना है, बट जैसे आपने बताया कि स्टील का टिफिन है, ऊपर प्लास्टिक का कवर है, तो अगर आपका फूड बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, टेम्परेचर से हमें बचाना है, हाई टेम्परेचर फूड रखना ही नहीं है, तो प्लास्टिक के टच में नहीं आएगा एंड विल नॉट प्रोवाइड एनी हेल्थ इशू। तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा और हम सबको ग्लास टिफिन या स्टील टिफिन पे आना होगा। एल्युमिनियम फॉइल्स भी अब यूज नहीं करना है, फूड पेपर्स यूज करना है, तो थोड़ा कॉन्शियस होकर हमें यूज करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम फॉइल यूज नहीं करना, क्या यूज करना है? Aluminium food papers are there, food papers are available and we should not use aluminium foil। और आपके जितने स्विगी और जोमेटो वाले हैं सब एल्युमिनियम फॉइल यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक ग्रेड फूड तो वो यूज कर रहे हैं, बट दैट इज इतना हाई टेम्परेचर पे जो माइक्रो प्लास्टिक्स है वो हमारे फूड में आ रहे हैं, वो भी कैंसरस है, हेल्थ इशू कॉज कर सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि हमारी नॉलेज कम है और क्योंकि फूड ऐसी चीज है जिसपे हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट है और हमारे इंडिया में बहुत कम लॉज है और FSSAI बहुत ज्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। थैंक यू मैम। ओके निधि जी, इसी संदर्भ में एक चीज अबाउट मिल्क, दूध के बारे में। हाँ मैम बताइए। अभी ऑफ लेट ये आया था कि बोवाइन्स को बहुत ज्यादा हार्मोन्स दिए जाते हैं, यस, जिस वजह से मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए, एंड विच इज कॉजिंग हार्मोनल प्रॉब्लम इन द फीमेल्स and has increased the incidence of malignant breast cancer। राइट, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि दूध भी बंद कर देंगे तो कैल्शियम प्रोटीन का सोर्स भी चला जाएगा और घर में तो गाय नहीं पाल सकते, किचन गार्डन तो बना सकते हैं, वो बताइएगा। सो मैम, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि ये बात सच है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द इंजेक्शंस वो मिल्क में आ जा रहा है और वो आगे चलकर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस कर सकता है बॉडी में। ये तो एक ट्रुथ है, बट इसीलिए आजकल जो बहुत सारे लोग कॉन्शियस हैं वो वेजिटेरियन डाइट पे हैं और टोटली वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, बट दे आर फॉलोइंग कि एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं लेना। तो ये मैम, ये कहाँ तक, बिकॉज ये ना जो हमारे कॉमन लोग हैं जो वेजिटेबल सेल कर रहे हैं या मिल्क सेल कर रहे हैं, वो ये तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी अर्निंग लानी है और दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स, सो इट इज वेरी रिस्की। बट यस,
what we can do is there are other calcium sources also. टोफू पे बहुत ज़्यादा ध्यान है अभी, और बहुत सारी आमंड मिल्क है, अदर सोर्सेज ऑफ मिल्क है जो लोग यूज कर रहे हैं, बाय नोइंग द फैक्ट कि मिल्क का कंजम्पशन से भी प्रॉब्लम हो सकती है. एंड पीपल हैव रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ मिल्क इनटेक आल्सो, व्हिच आई हैव सीन रिसेंटली, बिकॉज ऑफ उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो दे आर टेकिंग द फॉर्म ऑफ कर्ड और वट एवर. बट जो मिल्क का कंजम्पशन है, बट हम एकदम से अभी अपने डाइट से नहीं हटा सकते, और ये गवर्नमेंट और इतने सारे जो भी वही रूल्स ला सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए. इट इज नॉट इन आवर हैंड्स. तो कैन आई सजेस्ट वन थिंग, सिंस ममता जी भी यहाँ है और आप भी हैं जो इतने बड़े कॉलेज में हैं और आप पॉलिसी मेकिंग में भी हैं. यस, पॉलिसी मेकिंग में भी है. समटाइम तो आई गेट अगास्ट कि इतना कुछ हो रहा है, कहाँ फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट है. पनिशमेंट इज डिटरेंट. तो आपको तो रूल गवर्नमेंट को लाना ही पड़ेगा कि हाउ डेयर दे कैन मेक आर्टिफिशियल मिल्क, आर्टिफिशियल पनीर एंड कलर द फूड. ये तो बहुत ज्यादा जब तक होगा. तो ममता जी भी यहाँ है, मैंने कही अपॉर्चुनिटी ले लूं और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि पॉलिसी मेकर्स को कहें कि स्ट्रिक्ट लॉज हो. थैंक यू, बिकॉज आई रियली फील बैड अबाउट पेशेंट्स व्हेन दे कम विद द डिजीज. थैंक यू. थैंक यू. पूनम जी, पूनम गोयल जी, मैम. हेलो जी, सबको नमस्कार. मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए. इतना अच्छा उन्होंने निधि जी ने बताया सारे फूड के बारे में कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए. तो सब डाउट क्लियर हो गए. बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है. बस मैं तो इतना ही कहूंगी कि रिमाइंड हो गया हमारा सब कुछ, क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं अपने फूड को. वो ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक तो जीवन की आपाधापी भाग दौड़, उसमें हम आधा खाते हैं आधा छोड़ते हैं, और क्या खाते हैं क्या नहीं खाते उस समय तो ध्यान ही नहीं आता कि जाना है, खाना है और भागना है. ये जिंदगी जो हमारी चल रही है ना, बस इस पे हमें कंट्रोल करना है. तो भूख पे कंट्रोल हो जाएगा, और भूख पे कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी ताकत है हमारे शरीर की. यदि हमने भूख पर कंट्रोल पा लिया ना, तो हम अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल सही रख सकते हैं. यस मैम. थैंक यू पूनम जी. मैं अपने साथियों को बता दूं कि पूनम गोयल जी इस समय श्री राधा क्लब की प्रेसिडेंट हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो डेली बेसिस पे करती रहती हैं. रिलेटेड टू हंगर भी उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं डेली चलते रहते हैं. थैंक यू पूनम जी हमें ज्वाइन करने के लिए. नलिनी शर्मा जी अगर सुन रहे हो. अच्छा, ऋचा जैन जी. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बोला जाता है कि यू शुड वॉक 10,000 स्टेप्स डेली, लेकिन अभी रिसेंटली किसी ने बोला इट्स आपकी शुगर हाई ना राइज ना हो, इट्स बेटर आफ्टर एवरी मील आप 15 मिनट्स चल लो, उससे आपकी शुगर राइज नहीं होगी. तो व्हाट इज मोर बेनिफिशियल, 10,000 स्टेप्स और वॉक आफ्टर द मील? मैम, अल्टीमेटली जो गाइडलाइन है 30 मिनट एक्सरसाइज पर डे. 30 मिनट में जो एक्सरसाइज है वो मॉडरेट इंटेंसिटी की होनी चाहिए, या तो ब्रिस्क वॉक हो या एंड प्लस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. इस एज में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इट इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट, जो कि लोग अवॉइड करते हैं. स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मतलब वेट को पुल अप करना, तो इससे हम अपने को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. तो ये 30 मिनट्स भी दिया तो इट इज सफिशिएंट. इट इज नॉट 10,000 स्टेप. 10,000 स्टेप आप धीरे धीरे भी चल रहे हो, वो ब्रिस्क वॉक नहीं है, तो उतना आपको हेल्पफुल नहीं करेगा. इट शुड बी ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी. ओके, थैंक यू. नलिनी शर्मा जी अगर आप सुन पा रही हैं तो आपका क्वेश्चन था. मेरा ये था, एक तो निधि जी को थैंक्स देना था. मुझे लगता था मेरे को बहुत नॉलेज है, लेकिन आज मुझे पता चला कि कोई नॉलेज नहीं है. और अभिषेक जी, आपका बहुत धन्यवाद. मुझे खाली ये पूछना था कि जब हमारा मीठा खाने को मन करता है, खीर खाने ये खाने, तो शुगर फ्री डाल लो, ये डाल लो, वो डाल लो, और जैम ला रहे हैं वो भी शुगर फ्री, ये कर रहे हैं तो वो भी, तो क्या करना, क्या मतलब हेल्थ के लिए बहुत खराब है क्या? जैम है, सॉसेस हैं, ये एक्स्ट्रा शुगर प्रोवाइड करते हैं, इन्हें नहीं लेना चाहिए. हमें डिपेंडेंट ही नहीं होना चाहिए शुगर पे बहुत ज्यादा. आप चाय लेते हैं तो शुगर वाली लेते हैं? नहीं, शुगर फ्री डालते हैं ना. क्या अभी कहने लगे कि ये शुगर फ्री मत डालिए आप. मैं आपको बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो हम टीचर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई स्टॉप टेकिंग चीनी वाली चाय, ऑल्दो आई एम हेल्दी एंड आई एम ओके. क्यों? क्योंकि
बहुत कम चीनी या बिल्कुल भी चीनी नहीं होती चाय में, तो उससे क्या होता है, आपके टेस्ट वैसे ही डेवलप हो जाता है। तो आपको ना ये जो चीनी वाली आदत है, हमें इसको कम करनी है, हमें उसको टेस्ट में लाना ही नहीं, उसको बिहेवियर में चेंज करना है। चीनी जितनी कम होगी उतना स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा, बिकॉज एम्प्टी शुगर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं और वेट गेन में हेल्प करते हैं। तो हमें शुगर के कंजम्पशन को निल करना है, कम से कम करना है। निधि मैम, ये शुगर फ्री वाकई में शुगर फ्री होते हैं? आजकल चॉकलेट भी शुगर फ्री आती है, मतलब? हाँ, शुगर फ्री न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स और नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स हैं। शुगर फ्री इसलिए हम बोलते हैं बिकॉज कि ऑब्वियसली इससे एनर्जी का इनटेक कम हो जाता है शुगर फ्री डालने से। बट द थिंग इज कि शुगर फ्री से आपकी जो क्रेविंग है कभी स्टॉप नहीं होती है। तो आप अगर ये शुगर तो ठीक है। सब कुछ खा रहे हो तो आपका शुगर का क्रेविंग हमेशा बना रहेगा। तो वैसे हम शुगर फ्री, जो कि एफडीए ने जितना अमाउंट बताया उतना ही खाना चाहिए, बिकॉज उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं शुगर फ्री के भी, स्पेशली सैकरिन है, एस्पार्टेम है, ये सब में भी जो लिमिटेड एफडीए ने जो अमाउंट बताया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना। बट अगर मैं खुद की एक इंडिविजुअल की बात करूं तो मेरे फादर डायबिटिक है और मैं उनको शुगर फ्री भी अब मना कर दिया है, क्योंकि उनको हमेशा क्रेविंग होती है मीठा खाने की, मीठा खाने की। अब उन्होंने क्योंकि शुगर फ्री भी कम कर दिया, अब उन्हें बहुत मीठा कुछ भी ज्यादा नहीं खाना, और अगर उनको खाना भी है तो थोड़े अमाउंट में खाते हैं। तो हमें ये ना लाइफस्टाइल चेंज करना है, ये नहीं लाइफस्टाइल डॉक्टर, क्या है, मुश्किल नहीं है। जब मैं यंग थी तब मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे वेट नहीं बढ़ाना था। लेकिन जैसे जैसे ओल्ड होते गए तो मैम, हमारे शुगर के लिए ना हम डेट्स यूज कर सकते हैं, किशमिश यूज कर सकते हैं डेजर्ट्स बनाने के लिए, बहुत सारी वैरायटीज हम शुगर स्वीटनेस प्रोवाइड करने के लिए कर सकते हैं। वी शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन शुगर, एफएसएसएआई ने स्ट्रिक्टली बोला है, और ये हमारे लिए है भी है, बिकॉज वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाता है। शुगर इज मैम गिविंग सॉलिड मोर। मीठा खा सकते हैं ना, सॉलिड मीठा खा सकते हैं बजाय लिक्विड मीठा। मैम, शुगर इज शुगर। सॉलिड मीठा इतना नुकसान नहीं करता है जितना लिक्विड मीठा करता है। सो हम एकदम से कम नहीं कर सकते, पर हम थोड़ा बहुत खा सकते हैं, तो हम अपने खाने में कम कर सकते हैं। ये हमें ये आज आपने से आइडिया कोशिश दिया ना, करनी चाहिए। ये डेट्स खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, मतलब थोड़ा बिल्कुल काट के बिल्कुल खा सकते हैं, डेट्स खा सकते हैं। ललित भाई साहब, आप कुछ बोल रहे हैं? ललित भाई साहब। अरे हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था निधि जी, आपने बहुत ही अच्छा जो है ना विषय पर जो है आज हम सबको गाइड किया है। आज के खान पान की जो समस्या है वो रियल में बहुत ही ज्यादा जो है ना अस्त व्यस्त हो गई है, सारी बीमारियों की जड़ है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं प्राय पिछले 15-20 सालों से 4 महीने के लिए मीठा बिल्कुल छोड़ देता हूँ। तो क्या ये बिल्कुल मीठा छोड़ना ठीक है या नहीं है? सर, बिल्कुल मीठा छोड़ना बहुत ठीक है, पर छोड़ दिया तो फिर स्टार्ट नहीं करना है। अच्छा, मतलब मैं 4 महीने वो छोड़ता हूँ तो इसका मतलब 8 आपका महीना एक खाते कहना हैं, है कि कंटिन्यू रखूं? नहीं मतलब कह सर, रहे हैं 8 मतलब 4 महीने महीना खाते हैं छोड़ते हैं, तो 8 महीना खाते हैं। वाह जी वाह, 8 महीने जो खा मतलब रहे ललित जी हैं बड़ा तो अच्छा है। चतुर्मास हमारे जैनों में एक संकल्प का एक व्रत रहता है ना, तो 4 महीने ये चीज छोड़ दी तो मैं चीनी छोड़ देता हूँ। तो आपके सर 12 महीने का संकल्प ले लीजिए। अच्छा, बहुत मैं बढ़िया बस बहुत बढ़िया। ठीक 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 है, थैंक यू। प्रदीप भैया, हम आगे बढ़े। वी शुड अरविंद जी कुछ रिड्यूस, पूछना हम चाह रहे अगर हैं? शुगर नहीं ले एक रहे हैं तो ये अच्छी चीज एक है, मेरा सॉरी अगर नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर निधि, एक मेरा यस अपना सर, एक ऑब्जर्वेशन है, मैं शेयर करूं, आई मे बी रॉन्ग। यस। क्रेविंग सबको होती है खाने की, कि रात में उठ गए 2 बजे, फ्रिज खोला और कुछ खा लिया। मैंने एक नोट किया कि क्रेविंग जो है उसका नेचर नहीं है मीठा या फीके के लिए। क्रेविंग एज सच का कोई भी नेचर नहीं है। मैंने ये नोट किया, क्रेविंग का जो मूड नेचर है वो आपको खाना है। तो जब मुझे क्रेविंग होती है तो मैं ड्राई फ्रूट खाता हूँ और मुझे लगता है वो मीठी क्रेविंग बंद हो जाती है। दैट इज माई राइट सर, ऑब्जर्वेशन, कि क्रेविंग का एज यस सच नेचर नहीं है कि मीठा, वो हमारी एक यस। इंट्यूशन हो जाता है कि मीठा खाओ। बट क्रेविंग का जो असली नेचर मुझे लग रहा है, मैंने अप्लाई किया है, वो खाते ही वो क्रेविंग रुक जाती है। बट कुछ ना एनीवे, कुछ खाना। हाँ, कुछ ना कुछ खाना, क्रेविंग का आप मतलब होगा कि हमें भूख लग रही है, कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लें। तो वी क्रेविंग खत्म हो शुड जाएगी। ऑलवेज चूज, अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए जो हेल्दी है। जब हम ये ऑप्शन हर समय चूज करने लगेंगे तो 50% तो हम पैकेज फूड्स पे डिपेंडेंट होना ही छोड़ देंगे।
धीरे धीरे जब ये बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना, तो फिर हम कुछ ऐसा कोई फूड आ गया आपके सामने तो आप बिना खाए रहोगे लेकिन उसको नहीं खाओगे, ये ऐसा हो जाएगा। तो बिहेवियर चेंज होना जरूरी है। बहुत अच्छा। एनी अदर क्वेश्चन? हमारे किसी मेंबर को कुछ और पूछना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना टाइम एक्सीड कर चुके हैं। ये जी भाई साहब हमारे साथ है मेरे ख्याल से। धन्यवाद भाई साहब। मैं सभी को बताना चाहूंगा, हमारे VDG 3 राकेश जग्गी जी भी आ चुके हैं हमारे बीच में। भाई साहब, इट्स रियली अ ग्रेट प्लेजर कि आज हमारे DG सर VDG 1, VDG 2, VDG 3 मतलब डिस्ट्रिक्ट से इतने लोगों की हमारे बीच में होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगा अगर आप दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए बोले। मैं मेरी एक रिक्वेस्ट थी डॉक्टर निधि से कि पैक्ड फूड में उन्होंने बताया कि उस हर पैक्ड फूड में कोई ना कोई, जैसे ब्रेड्स में ही इतने टाइप की ब्रेड्स आती हैं, किसी में कोई ना कोई केमिकल्स या कुछ रहते ही हैं। तो ये ड्रग्स डिपार्टमेंट और जितनी इतने सारे डिपार्टमेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं, या इवन मार्केट में इतने पैक्ड फूड मिल रहे हैं, ये सब भी गलत है। तो ये क्या कैसे कंट्रोल हो सकता है? भाई साहब एक मिनट, निधि जी जस्ट अभी एग्जिट हुई है, मैंने एडमिट किया है उनको। आ गई निधि मैडम। Am I audible to all of you? हाँ जी मैम जी। Yes. मैम राकेश जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, आपने सुन पाई है या दोबारा पूछना? नहीं, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हाँ मैम, मेरा एक रिक्वेस्ट थी, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है ये, कि जब हम कहते हैं कि इतनी तरह की ब्रेड्स आती हैं, इतने तरह की, सब में कुछ ना कुछ केमिकल्स, कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्टिव मिलाए हुए हैं, सब कुछ है। और जब इतने सारी चीजें मार्केट में गलत आ रही हैं और बिक भी रही हैं, पैक्ड फूड बिक भी रहे हैं, और हम लोग सब कंज्यूम भी कर रहे हैं, और फिर भी ड्रग्स डिपार्टमेंट और ये सब, क्या इसको नहीं, जैसे पहले मैगी में आया था, जबकि वो फिर बाद में दोबारा फिर वो भी प्रूव हो गया, तो क्या ये गलत है, ठीक है, क्या है ये? मतलब हमारे को समझ नहीं आती इस बात के लिए। सर, जो फूड हेल्थ के लिए गड़बड़ है वो हर तरीके से गलत है, और अभी हमारे यहाँ नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हुए हैं। और सर, आप लोग इतने सीनियर पोजीशंस पे, व्हाट इज रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, कि ये सब हमें संकल्प लेना है कि आगे चलकर हम गवर्नमेंट को इस चीज के लिए भी जागरूक करें, हाँ और बिल्कुल बिल्कुल, वही वही। पॉलिसीज लाएं, ताकि ये चीजें जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है डायरेक्टली, वो सारी चीजें एटलीस्ट कम हो। बिकॉज अगर आप हाईएस्ट से हाईएस्ट ब्रांड पे भी जाओ तो कुछ ना कुछ एलिगेशंस देखने को मिल रहे हैं, और फिर थोड़े दिन बाद हट भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल और व्हाटएवर। वो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म पे, बट ये हो रहा है। तो अभी अगर जितने ज्यादा हम कॉन्शियस होंगे, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा कि हमें सेफ फूड एटलीस्ट हमें प्रोवाइड होना चाहिए। वी आर देयर टू पे ऑल्सो। हम पे, आज का जो कंज्यूमर है वो पे करने को तैयार है क्योंकि उसको हेल्दी फूड चाहिए, बट अल्टीमेटली उसको कितना हेल्दी मिल रहा है, इट इज वेरी रिस्की। इट इज कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होने ही चाहिए। Thank you for guiding us all these very good seminar, very good. एक्चुअली में हम सब लोग इतना उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर हम लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तब गवर्नमेंट सोचेगी कि इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। हम भी तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, अगर हम इस्तेमाल करना बंद कर दें तो इस पर कंट्रोल आएगा। फिर जब चीजें बिकेंगी नहीं तो ये तैयार भी नहीं होंगी। ये बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम। एक्चुअली हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि 2, 4, 10 तो हमारे यहाँ नहीं फर्क पड़ेगा इतना। ये अगर आप फॉरेन कंपनी में जाओ तो वहां पर भी तो कंज्यूमशन बनती है, और वो लोग उसको कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। दे नेवर से इट इज नॉट करेक्ट। नहीं, वो तो फर्क है डॉक्टर निधि। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बाहर अलाउड है, फॉरेन कंट्रीज में अलाउड है, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। हमारा बिल्कुल। डिपार्टमेंट, एफएसएसआई डिपार्टमेंट जो है, इस मामले में बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे रूल्स ऑलरेडी बना चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। सर, एफएसएसआई के जो रूल्स हैं, दे आर अलाइंड विद द इंटरनेशनल रूल्स, और उनके अगर आप सारी गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उनकी गाइडलाइंस भी स्ट्रिक्ट है। वो सारे जो गाइडलाइंस है करेक्ट है, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन करना और लोगों तक जाना, प्लस लोग उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज
वो उतना स्ट्रिक्ट अभी नहीं है, बिकॉज हमारा इतना फूड प्रोडक्शन सर्विस है और सब कुछ है, तो अभी गाइडलाइंस आर देयर, बट इसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कमजोरी है। राइट, गाइडलाइंस तो बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी गाइडलाइंस किताब, तो इतनी सर मोटी है, किताब है। स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग। फूड मैन्युफैक्चरर को एनी आइटम फूड मैन्युफैक्चरर को या ट्रेडर को, इंपोर्टर को, डीलर को इतने सारे नियम कानून उसको ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं कि इम्पॉसिबल टू रन ए बिजनेस, इम्पॉसिबल टू रन ए फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री। लेकिन हाँ, उसी में क्या है कि वो कभी गाइडलाइंस कभी फॉलो नहीं होते हैं, और सो वो सर गाइडलाइंस कभी 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 मैं प्रॉपर सर तरीके से फॉलो बाकी नहीं सारी होते। चीजें ठीक है, जो हेल्थ से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड है, उसमें तो फॉलो होने चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, फूड फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। सर इतने सारे गाइडलाइंस है, इतनी आई सारी एम हाँ। आई एम माई सेल्फ अ मास्टर ट्रेनर, तो मैं जितनी भी गाइडलाइंस है उसकी ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो एफएसएसआई की तरफ से वी आर मास्टर ट्रेनर्स ऑल्सो, जो हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में और बिल्कुल। एडवांस के हाँ, बारे में बताते हैं। बट ये है कि लोगों को पता भी है, जैसे आज भी बहुत जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत सारे लोगों को डूज एंड डोंट्स पता है, बट फॉलो कितने लोग कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। निधि जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इजी तरीके से आपने हमारे सारे व्यूवर्स को बताया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी लॉयंस क्लब न्यू दिल्ली अलकनंदा की टीम का कि वो प्लीज एक वोट ऑफ थैंक्स निधि जी को दें, और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी वोट ऑफ थैंक्स दें। चिन्मय भाई। Thank you, Adib भैया। First of all, thank you so much, निधि जी, जो आपने इतने पेशेंटली सबको समझने में, समझाने में मदद की प्रेजेंटेशन के थ्रू और क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम विच यू हैव स्पेंट विद अस. This matters a lot as a club, as a member, as an individual also, and we would like to have a bigger seminar in future with you so that we can enroll more person and more other person who can actually get benefited by your advice, presentation, and your so much deep knowledge what you are carrying and what you are having in yourself. So it's really thanks on behalf of everyone who have joined, who have left, and on behalf of our club, Lions Club New Delhi Alaknanda, for being here, for being listening us, for answering our queries, and being so patient. I can only thank in words today. So, but that is not enough right now. So, I really thanks once again from all of us, on behalf of all of us. And also, I would like to thank you, DG Sab, VDG1, VDG2, VDG3, and other district members, dignitaries who have joined this wonderful program session. This actually guide us, and this actually give us more confidence for organizing future seminars in a positive way, because other dignitaries are also joining, and they are also taking participate by answering, by asking their questions, their queries, so which means a lot for us as a club. And I would like to also thank all our senior members, past president of our club, who have also joined today's session and have participated in a wonderful way, including my female bhabis, Nari Shakti, who have also taken who have also participated in this wonderful session. Today is being holiday, everyone is here and listening patiently about health, which is, I think, after COVID again, we are so enlightened. COVID में तो हमने बहुत सारी चीजें सुनते थे, समझते थे और थोड़ा सीरियसली लेते थे. आई होप आज भी हम सब लोग सीरियसली उसको लेंगे, बिकॉज आगे के लिए ये बहुत जरूरी है. I would also like to thank Abhishek ji for continuing this week. जो इंटरनेशनल का अभिषेक जी जो प्रेसिडेंट है हमारे क्लब के इस साल के, जिन्होंने इस पूरे वीक को फीड द हंगर को, जो हमारा इंटरनेशनल का मोटो था 3 से 11 जनवरी, उसको बखूबी, चाहे वो भोजन वितरण करके हो, चाहे वो अवेयरनेस लाके हो, या आज इस वेबिनार के थ्रू हम समापन कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं. आई रियली अप्रिशिएट अभिषेक जी फॉर योर विजन. एंड I would also like to thank one more personality जिसके बिना I think हमारी टीम की कल्पना
इस साल की जो हम काम कर रहे हैं, ऑल्दो सभी सीनियर्स, पास्ट प्रेसिडेंट, आई रिपीट माई सेल्फ, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब हमें गाइड कर रहे हैं, बट आई वुड लाइक टू थैंक our member, our past president, our district treasurer, Lawyer Adibveer Jain ji, for motivating us, for being there at every point of time, every second. Whenever we call him, he is available for us. So that's give us very much confidence, Bhaiya, to do better in future. I that's it all from my side. Over to you, Adib ji. Thank you, everyone. Thank you, Dr. थैंक Nidhi, once again. थैंक यू चिन्मय भाई फॉर सच अ स्वीट वर्ड्स। निधि जी, एक हमारे क्लब की प्रथा है कि हमारे वेबिनार में जो भी स्पीकर आता है उसको आउट एज अ टोकन ऑफ लव हम एक सर्टिफिकेट या एक मोमेंटो से प्रेजेंट करते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक जी से कि अगर वो दिखा सकें, और ये फिजिकल जो सर्टिफिकेट है ये बाकायदा फ्रेम होके हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू हम फिजिकली आपसे मिलें और फिजिकल फॉर्म में हम इसको आपको दे पाए। भैया जूम इन कीजिएगा अभिषेक भैया थोड़ा। I want to thank you all for giving me this opportunity, especially Arvind sir. And after few years back, I have given a presentation Lions Club में, और कुछ 2-3 सालों के बाद फिर से उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू, एंड आई ऑलवेज लाइक टू मीट पीपल जिनको न्यूट्रिशन के बारे में जानना है। सो थैंक यू सो मच, आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक निधि यू। जी, अब हमारे डिस्ट्रिक्ट के 60 क्लबों के जो मेंबर्स हैं वो आपको पहचान गए हैं। अब आपका राइट, फ्रिक्वेंटली जो है लॉयंस क्लब के किसी ना किसी बिल्कुल सेमिनार में आना होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अदीप जी, मैं निधि जी को एक बात ये कहना चाहता हूँ। निधि जी, जो पीपीटी आपने बनाया है हाँ बहुत सर। ही शानदार है, और हम लोग में से कुछ लोग पीपीटी स्पीकर्स हैं यहाँ पे, तो पीपीटी में कितनी मेहनत होती है बनाने में। मुझे सर कोई कह दिए पीपीटी बनाना है तो मुझे तो हफ्ता लग जाए। यस तो सर। आप लोगों का काम है, तो ये पीपीटी और इतने सुंदर आज का जो एक भाषण रहा, थैंक उसके यू लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और सर। एक बात जो अभी कही किसी ने, आ, हम भविष्य में भी चाहेंगे, क्योंकि एक इच्छा है यहीं पे आपसे बिल्कुल सर। कुछ बातें कर लूं। अभिषेक जी, अदीप जी, ये सब आपको कुछ बातें कहेंगे कि हमारी बहुत दिनों से इच्छा है कि हम लेडी इरविन कॉलेज के साथ में, जैसे आपने वहां पे किया था जहां मैं पहली बार आपसे मिला था, आपने एक स्टॉल लगाया था शायद, या क्या डिस्प्ले किया था, कुछ और लोग आप। हमारे स्टूडेंट्स ने डायबिटिक डेजर्ट्स बनाए थे। जी जी। तो इसी तरह का कोई प्रोग्राम हम चाहेंगे भविष्य में आपके साथ में करें, तो उसकी इत्तला मैं आपसे कम्युनिकेशन कर दूंगा। यस सर। अभिषेक जी, आमतौर पे हम अपने स्पीकर से बाद में कनेक्ट करते हैं, पर निधि जी की बहुत प्रायोरिटीज हैं और व्यस्त भी बहुत है, तो आज ही हम अभी बात करके फिर समापन कर देते हैं। आपकी तरफ से, अदीप जी की तरफ से कुछ शब्द। जी अभिषेक जी। थैंक यू निधि मैम। वैसे चिन्मय भाई बहुत ही बेहतरीन बोले, और आपको कुछ अब बचा नहीं है, और पूरे क्लब की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ लॉयंस क्लब न्यू दिल्ली अलकनंदा आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और देखो, वर्ड्स बहुत कम होते हैं कि धन्यवाद हम व्यक्त कर दें, और सिंस हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो हम ऐसा नहीं है, आपको महसूस नहीं होने देंगे। हम आपसे मिलेंगे इन पर्सन, और आपका मोमेंटो हमारे पास है। और अरविंद सर ने बिल्कुल वो सही कहा था कि जाने का एक बहाना भी होता है, क्योंकि वो कुकिंग सीखना चाहते हैं। जब हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बड़ा बेकार खाना बनाया था, तो इस बहाने हम आपको हम मोमेंटो भी देंगे और आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। बिल्कुल सर, एनी टाइम सर। Really, थैंक्स। really thanks a lot from my side, for even though you as well as entire Inmin college, क्योंकि आप जिस तरीके से हम सभी को एजुकेट, इन स्पाइट ऑफ कि गवर्नमेंट कुछ ज्यादा नहीं कर पाती, पर आप प्रिकॉशनरी हम सबको अवेयर करते हैं कि हम इनटेक जो लें वो कहीं ना कहीं समझ के लें। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अब हम समय पे, और थैंक यू कहूँगा हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे डिग्नेटरीज थे, ओंकार सिंह रेणु जी का, हमारी प्रतिभा जी, और राकेश भाई साहब भी यहाँ उपस्थित रहे, संदीप जी भी थे, पूनम जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहे, और उनके क्वेश्चन भी थे, और सभी मेंबर, सारे पास प्रेसिडेंट, ललित भाई साहब मैं जिनको देख पा रहा हूँ, सुरेश भैया, अरविंद भाई साहब, एन के बंसल जी हमारे पास प्रेसिडेंट, ऋचा जी, वनीता जी जो मैं दिख रहे हैं मेरे को वीडियो में, मैं उन सभी का नाम ले रहा हूँ, चिन्मय भाई स्पेसिफिक, और नन अदर देन अदीप भैया। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। अब समय है अदीप भैया, ओवर टू यू। थैंक यू अभिषेक जी। हमारे बीच में हमारे सर्विस चेयरपर्सन एन के बंसल जी भी हैं, अगर मैं चाहूंगा अगर वो कुछ बोलना चाहें तो। सर आप अनम्यूट कर लीजिए। बंसल जी सुन पा रहे हैं आप?
हाँ, सुन तो पा रहे हैं, मेरे ख्याल से अनम्यूट नहीं है वहां से। मैम हमारे अब बीच अनम्यूट में है, अब अनम्यूट है, हाँ अब अनम्यूट है। मैम हमारे बीच में हमारे सीनियर पास्ट प्रेसिडेंट एनके बंसल जी हैं, जो पूरे साल में हमारे क्लब के सर्विस चेयरपर्सन हैं, और जितने भी हमारे क्लब के प्रोजेक्ट होते हैं उसकी प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन एनके बंसल जी करते हैं। एनके बंसल जी प्लीज। हाँ मैडम, बहुत बढ़िया आपकी टॉक रही। एक एक चीज आपने क्लियर की, क्लैरिफाई की, जो कि एम्बिग्यूटीज जनरल आदमी के दिमाग में होती है रिगार्डिंग दिस विटामिन्स एंड दिस ऑल मिलेट्स एटसेट्रा। वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव। और हम चाहेंगे आगे भी ऐसी सेमिनार हम लोग अरेंज करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बंसल थैंक्स अ जी। लॉट। मैम किसी भी वेबिनार की सफलता या किसी सेमिनार की सफलता दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, एक उसकी इजी लैंग्वेज और एक कंटेंट पे कमांड। तो मैं जितने भी वेबिनार होस्ट करता हूँ या सेमिनार होस्ट करता हूँ, मैं आखिर में अपने स्पीकर को एक ही चीज बोलता हूँ कि आपका जो सेमिनार या वेबिनार है वो मेरे इन दोनों मापदंडों पे पूरा उतरा है। आपकी लैंग्वेज सभी को समझ में आई, हमारी जितनी भाभीज हैं, जितने भी हमारे लॉइन मेंबर्स हैं, और प्लस जो कंटेंट पे आपका कमांड वाकई काबिल तारीफ है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। होपफुली थैंक बहुत जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी बड़े मंच पे, किसी बड़े सेमिनार में। थैंक थैंक यू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू निधि मैम। और अरविंद सर ने जो कहा था कि आप देखिएगा विद द एसोसिएशन विद इरविन कॉलेज, अगर हम कुछ कर पाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। थैंक्स, थैंक्स अलोट। मेरे ख्याल से अरविंद सर, नाउ इट्स टाइम टू। हाँ बस हम बहुत टाइम एक्सीड हो गया है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, everyone.